नमस्कार साथियों, आज आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो जीवन में वो चीज आप पाएंगे जो अभी आपने देखा कि ढेर सारी किताबें बयान कर रही थी। आप किताबों को तो इतनी किताबें हैं हमारे गेस्ट के पास कि आप शायद ही जो है उन सभी किताबों को पढ़ पाएं, लेकिन इन सारी किताबों के रचयिता से अगर हम बात कर लेंगे तो आपको किताबों को पढ़ने का आपको सुख मिलेगा। और किताब पढ़ने से एक आपकी व्यक्तिगत एज होती है और एक होती है आपकी इंटेलेक्चुअल एज। तो जब इन किताबों को आप पढ़ेंगे तो आपकी इंटेलेक्चुअल एज जरूर बढ़ेगी। लेकिन इस प्रोग्राम को और हमारे गेस्ट हम नाम बता देते हैं, डॉक्टर कल से हो जाएंगे रविनंदन सिंह जी को कई दर्जन किताबें हैं। तो आप जो है ये देखिएगा कि हमारे रविनंदन जी 32, 33, 36 किताब लिखे होंगे अप्रॉक्सीमेटली है। तो अगर आप इन सारी किताबों का जीस्ट सुनना चाहें तो 1 घंटा आप हम लोग को दे दीजिए और हम लोग मिलते हैं रविनंदन सिंह जी से। हम लोग के सामने डॉक्टर साहब आ चुके हैं, डॉक्टर रविनंदन सिंह जी। हालांकि औपचारिकता अभी बाकी है, लेकिन हम लोग के लिए तो आज से ही हो गए, हालांकि वो 10, 15, 20 दिन से के बाद होंगे एक्चुअल में। तो डॉक्टर साहब, इतना सारा लेखन कैसे आप कर पाए? ये तो रचना तो व्यक्ति करता नहीं है जी, ये तो प्रेरणा मिलती है और कुछ उद्वेलन होता है, तब कुछ बात हो जाती है। अगर सच कहा जाए तो कभी कभी एक पंक्ति लिखने में ही जो है कई दिन गुजर जाते हैं, पकड़ में ही नहीं आती है। और कभी कभी तो इतना सूखा हो जाता है रचना धर्मिता को लेकर कि एक मुक्तक भी जो है महीनों तक नहीं आ पाता है जी। कभी कभी मैं बहुत चिंता करता हूँ कि केवल गद्य 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 हो रहा है, मेरे हृदय की जो अभिव्यक्ति है, जो कविताओं की अभिव्यक्ति है, वो तो बात ही नहीं बन पा रही है। तो होता है क्या कि प्रेरणा है, ये कोई प्रेरणा है, कोई दबाव है। और सच कहा जाए ना कि लेखन तो बेचैनी से होता है, द्वंद्व से होता है जी। जब कोई चीज़ समाज की घटना या कोई भी चीज़ आपको खरोच मार दे और आप बेचैन हो जाएं, तब कोई बात जो है निकल के सामने आ पाती है। क्योंकि कहा ही जाता है कि साहित्य सीधे जीवन से ही निकलता है, अपने जीवन से हो या आसपास के जीवन से हो। जीवन से हटकर साहित्य हो ही नहीं सकता, स्वभोगा हो या परभोगा हो। हाँ, वो कहीं ना कहीं आप दूसरे की आवाज भी बन सकते हैं। आपके सामने कोई घटना घटी, जैसे वाल्मीकि का प्रसंग है जी। एक पक्षी की वेदना, और वो घटना घटी और उन्होंने मां निषाद प्रतिष्ठाम, तो इस तरह से रचना हो जाती है। तो मैं तो अगर हम तो कहते हैं कि बिहारी ने जी तो केवल 700 दोहे लिखे जी, और बिहारी अमर है जी बहुत लोग तो बहुत सारी किताबें लिखते हैं, कोई जानता भी नहीं जी। तो बात है कि जो रचना निकले, जो हम अभिव्यक्त करें, उसमें दोनों पक्ष जो है समृद्ध हों, हमारा कंटेंट, अंतर वस्तु, और साथ साथ जब आप अभिव्यक्त कर रहे हैं तो उसका क्राफ्ट भी दुरुस्त होना चाहिए जी। किस क्राफ्ट में, किस आर्ट में आप किस फ्रेम में बात कह रहे हैं जी। जैसे हमने कहा कि हमने नवगीत में कोई बात कर दी या मुक्त छंद में कोई रचना आ गई, तो मुक्त छंद का भी एक फ्रेम होता है जी। वो शिल्प भी जो है, और शिल्प चूंकि निजता से जुड़ा होता है, तो आलोचना तो शुरू होती है शिल्प से ही जी। पहली नजर में शिल्प ही सामने आता है जी। और वहीं से आलोचक पकड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे रचनाकार आप देखे होंगे कि कंटेंट तो बहुत ऊंचा है जी, शिल्प जो है बिखर जाता है। और कई रचनाकारों को आपने देखा होगा कि उनके पास
क्राफ्ट बहुत दुरुस्त है, जी, बात की ऊंचाई नहीं है, भाव है नहीं, भाव है भी तो वो ऊंचाई नहीं है उसमें, जी, गहराई नहीं है, गहराई ये भी नहीं। कह जैसे सकते फिराक हैं। साहब कहते हैं ना कि जब तक ऊंची न हो जमीर की लौ, जी, आंख को रोशनी नहीं मिलती। तो जमीर की लौ की जरूरत है। जैसे हम बहुत सारी कविताएं लिख दें, कविताएं और कंटेंट ही ना हो उसमें, जी, तो संख्या है, कविता जो है संख्या बन के रह जाती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कम ही हो, कविताएं हैं कम ही हो, लेख कम ही हो, लेकिन जो लिखा जाए उसमें डूब के ही लिखा जाए, यही मेरी कोशिश रहती है। नहीं देखिए, एक तो मैं भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ, आप लोग के संगत का असर है, मैं भी थोड़ा थोड़ा लिखता हूँ। तो वाह। खास तौर से लिखते समय मेरा अनुभव ये रहा, और आप कितने इससे सहमत या असहमत हैं, कि राइटर वस्तुतः जो है, अगर देखा जाए तो ऊपर वाले का जो इमला बोलता है ऊपर वाला, हम उसको सिर्फ लिपिबद्ध करते हैं, और मनुष्य के बस का तो रचनाशीलता है ही नहीं है, यह सिर्फ खुदा की देन है, ईश्वर की देन है। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ। हाँ, वो आप सही कह रहे हैं। ये तो हमारे यहाँ जितना पुराना साहित्य है जी। उसमें काव्य की उत्पत्ति के लिए यही लिखा गया है कि इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, प्रेरणा। प्रेरणा, ग्रीक लिटरेचर में तो यही कहा गया है। बल्कि जो वो ग्रीक फिलोसफर था अरिस्टोटल, प्लेटो, उसने तो कवियों को कहा कि ये सब जो है ये कवि जो है इंस्पायर्ड बातें करते हैं, जी। ये कल्पना में रहते हैं, कल्पना लोक की बातें करते हैं, हमेशा इंस्पिरेशन में रहते हैं, भावावेश में रहते हैं। ऐसे लोगों द्वारा कही गई बात जो है समाज के लिए बहुत उपयोगी नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे लोगों को, तो ऐसे कवियों को जो हमेशा काल्पनिक बातें करते हैं, उनको सिटी स्टेट से बाहर कर देना चाहिए। जी, तो यह भी है, दो धाराएं हैं हमारे यहाँ। एक तो है पुराना साहित्य में कि जो भी रचना है वो ऊपर से इल्हाम उतरती होती है। जी, ऊपर से। हमारे यहाँ कहा गया ऋषि दृष्टा हैं। जी, पुराने जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनके लिखने वाले या उनको देने वाले, उनको जो है दिखाई दिया। जी, और पैगंबर मोहम्मद साहब को तो कहा जाता है कि लिखा हुआ पूरा उसको वही कहते हैं। जी। इल्हाम से भी ऊंची चीज होती है वही हुआ, कि वो वही हुआ है कुरान। वही मतलब लिखा हुआ एक एक पन्ने जिब्राइल लेकर आता था जी, और उनको देता था। और हमारे यहाँ कवियों कहा गया कि दृष्टा है, वो देखते हैं। तो कवि तो दृष्टा होता ही है। जी, वो दूर तक दूसरी जो धारा है जी, वो ये नहीं मानती है। जी, वो ये कहती है कि नहीं, ये इल्हाम या इस तरह का या इंस्पिरेशन ये सब नहीं, अभ्यास से कवि बनता है। जी, अभ्यासिक, राजशेखर ने कहा हमारे यहाँ, जी, राजशेखर कहता है कि 3 तरह के कवि हैं। एक सारस्वत है, यानी कि जिसको कि सरस्वती का वरदान है और वो लिख रहा है। दूसरा उसने कहा अभ्यासिक। जी, अभ्यासिक को उसने कहा कि अधिकांश कवि ऐसे ही होते हैं, रचनाकार अभ्यासी, अभ्यास से बनते हैं। जी, आपके पास प्रेरणा है, जी, नस्ल तो आपके पास है, अच्छी बीज अच्छा है, और अच्छी जमीन आपने नहीं तैयार की तो बीज का क्या होगा। तो वो अभी बात है, अभ्यासिक होना चाहिए। और तीसरा कहा कि औपदेशिक। औपदेशिक का मतलब है कि आपको वातावरण भी मिलना चाहिए। जी, अगर मान लीजिए कि बहुत अच्छा कोई जो है ले आए विदेश से और यहाँ उस तरह के क्लाइमेट ना हो, वातावरण ना हो, तो वो पैदा ही नहीं होगा। जी, या तो आप पॉली हाउस बनाइए, जी, मतलब वही वातावरण दीजिए, पॉली हाउस बना तो के। तीनों चीजें जो है, सारस्वत यानी कि हमारे अंदर बीज भाव है, लेकिन उतना ही काफी नहीं है, उसके लिए वातावरण का भी मिलना बहुत जरूरी है। जी, और वातावरण मिले और साथ साथ जो इसकी निराई हुआ है अभ्यासिक, जी, अभ्यास भी हो। अगर अभ्यास नहीं होगा तो कई लोगों की कलम जब रुक जाती है तो चल ही नहीं पाती। एक दृष्टा शब्द का उपयोग किया हमारे रविनंदन जी ने। तो वेदों के विषय में कहा जाता है कि रचनाकार कोई नहीं है वेद का, तो लेकिन वेद में जो कुछ भी है वो सब पहले से है। शब्द जो है
कायनात में रहते हैं और हमारे ऋषि मुनि दृष्टा थे, उन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उन शब्दों को पकड़ा और उन शब्दों को मात्र लिपिबद्ध किया। इसलिए अपौरुषीय है, जो वेद हैं वो अपौरुषीय कहा गया है, मतलब मनुष्य मात्र का इसमें कोई योगदान नहीं है। इसीलिए जो है वेदों के बाद तो बहुत सारे लोग रचयिता हुए, हमारे व्यास जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, और ऋषियों की परंपरा रही है जिन्होंने लिखा और हमारे समय तक आ रहा है। जब हिंदी साहित्य का हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसके अंदर भक्ति काल से हम लोग शुरू करते हैं। भक्ति काल के अंदर जो है हम बिहारी दास जी को, सूरदास जी को, तुलसीदास जी को, कबीर दास जी को, और यही परंपरा में रसखान से लेके जायसी तक आते हैं। और मेरे ख्याल में जितने नाम लिए हमने भक्ति काल पे ही अगर हम लोग बात करें तो रविनंदन जी का काम है। एक किताब तो मेरे सामने ही नजर आ रही है, ये देखिए, तुलसी साहित्य की विवेचना हुई है, जायसी जी की पे ग्रंथ है हमारे रवि जी का। तो हम लोग कुछ कुछ बातें जो है इस जो भक्ति युग के ऊपर जो आपने काम किया है उसका थोड़ा विवरण दें हमारे दर्शकों को। देखिए, भक्ति काल जो है वह लोक जागरण का काल है। ये 3 शब्द आते हैं और 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। एक है पुनर्जागरण, दूसरा है लोक जागरण और तीसरा है नव जागरण। जी। पुनर्जागरण का मतलब कि हम पहले जगे हुए थे, बीच में सो गए, फिर से जाग गए, पुनर्जागरण। जी। दूसरा है नव जागरण। नव जागरण का मतलब हम जागे हैं जी। लेकिन हम वो नहीं हैं, उस तरह नहीं जागे हैं जो पहले जागे थे। जी। तो नव जागरण का जो संबंध जोड़ा जाता है वो भारतेंदु के युग से जोड़ा जाता है। जी। और हमारे यहाँ पुनर्जागरण इतिहास में तो जरूर है, साहित्य में पुनर्जागरण हम कहीं नहीं पढ़ाते हैं। जो बड़े हमारे आलोचकों ने जो शब्द दिया, भक्ति काल को लोक जागरण और भारतेंदु काल को नव जागरण शब्द मतलब दिया। बीच का काल मिसिंग है। नहीं, मिसिंग नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। जैसे कि पुनर्जागरण यूरोप में 15वीं 16वीं शताब्दी का जो समय था उसको रेनेसा का मतलब होता है फिर से, तो वो पुनर्जागरण है। हमारे यहाँ है कि पुनर्जागरण, जब हम भारतेंदु युग को कहते हैं तो पुनर्जागरण कुछ लोगों ने कहा, उसको काट दिया आलोचकों ने, कहा नहीं ये पुनर्जागरण नहीं है, ये नव जागरण है। हमारी चेतना बिल्कुल नई है, वह चेतना नहीं है जो बीच में जब विदेशी आक्रांता आए और हम गुलाम हुए उसके पहले जो चेतना थी वह चेतना भारतेंदु की नहीं है, बिल्कुल उसमें आधुनिकता का पुट आ गया है जी। यहाँ तक की आधुनिकता है, मतलब ये नव जागरण में आधुनिकता ये है कि हम ईश्वर को मानने के बावजूद मनुष्य पर ज्यादा विश्वास करने लगे जी। मनुष्य केंद्र में आ गया। पुराने साहित्य में क्या था, मनुष्य केंद्र में नहीं था, ईश्वर केंद्र में था। भक्ति काल में ईश्वर केंद्र में, वहां मनुष्य केंद्र में नहीं है, ईश्वर किया। तुलसी ने राम को बनाया जी, सूर्य ने कृष्ण को लिया जी। जो अन्य कवि हैं वो अपने अपने इष्ट पर जो है वो कर रहे हैं जी। तो वह समय जो था वह और अद्वैत का समय था। ये जो भारतेंदु का जो समय था, दोनों में अंतर था जी। वह समय ऐसा समय था कि जब वो ईश्वर इष्ट की आराधना कर रहे हैं, लेकिन लोक जागरण इसलिए था कि जन जन में जाति पंथ धर्म सारे भेद को मिटाकर ईश्वर को प्रतिष्ठापित कर दिया और संदेश यह दिया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, वैष्णव जन तो तैने कहिए जे पीर पराई जानी रे। नरसिंह मेहता का गीत है। यानी कि ईश्वर भक्ति के माध्यम से उन्होंने जन जागरण कर दिया। इसलिए भक्ति काल जो है वो लोक जागरण का है, उसमें जनता को जगाने का काम किया, जन जन को जगाने का काम किया।
चेतना उसकी जो थी वो भले ईश्वर परक थी, ईश्वर भक्ति की थी, लेकिन वह लोक जागरण का काल था। इसलिए जो है हम ये तुलसी और कबीर, अगर आप देखें हमारे दो प्रतिनिधि कवि हैं, बड़े विद्रोही कवि हैं ये जी। और आप देखेंगे कि कबीर तो विद्रोही है ही है, तुलसी उनसे ज्यादा विद्रोही है। हाँ। तुलसी का विद्रोह जो है ना वो उस तरह का है, कबीर का विद्रोह है कि तुरंत जो है आग लग जाती है जी। और तुलसी का जो विद्रोह है जी। वह धीरे धीरे लगता है। वो जिसको कहा जाता है ना होम्योपैथ की दवा, हाँ। तो तुलसीदास होम्योपैथ की दवा दे रहे थे, कबीर दास जो है अंग्रेजी दवा दे रहे थे। हाँ। वो तुरंत कड़वी लगती थी, ये मीठी लगती थी, लेकिन अंदर से जो है, अब आप देखिए इससे बड़ा प्रतिरोध क्या है तुलसी का। सारे ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने तुलसी को नकारा, प्रतिरोध किया, कहा उन्होंने कि ये तो व्यक्ति ये अवधि में राम कथा लिख रहा है, हाँ। जबकि इसको जो है देववाणी में लिखना चाहिए। तुलसी ने किसी को नहीं स्वीकार किया और कहा कि नहीं, हम इसी में लिखेंगे। उनकी पांडुलिपियां फेंकी गई, पानी बहाया गया, उसके घर में हड्डियां फेंकी गई, डराने की कोशिश की गई तुलसी को, और बहुत मतलब उनको यहाँ तक कि रहा कि हम मस्जिद में जाके लिखेंगे, लेकिन हम लिखेंगे। हाँ, तो वो तो है ही है। वो कहते हैं कवितावली में, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो को, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ब न सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचो से भखो सबको, मांग के खइबो, मस्जिद में सोइबो, लेने को एक न देने को दो। तो तुलसी जो है वो कम प्रतिरोध नहीं है। कवितावली पढ़ने पर वो पता चलता है, कवितावली में, दोहावली में, गीतावली में वो जो प्रतिरोध उनका है वो थोड़ा सा मीठा जरूर है, लेकिन बहुत दूर का घाव करता है वो। तो ये प्रतिरोध कवि हैं, ये जगाने का काम करते हैं। इसलिए यह समय लोक जागरण है और उसके दो प्रतिनिधि कवि हैं, तुलसी और कबीर। अरे कबीर के साथ तो ये हुआ कि उनकी माँ उनके खिलाफ हो गई जी। माँ जो है कबीर के खिलाफ हो गई, हिंदू भी खिलाफ, मुस्लिम भी खिलाफ, क्योंकि मुस्लिमों को लगता था ये तो हमको भी प्रहार कर रहा है। हिंदू खिलाफ थे ही, हिंदुओं पर पाहन पूछे हरी मिले, और उनका काकर पाथर जोड़ के मस्जिद से चना है, तापर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा, इस तरह का प्रहार। माँ जो है खिलाफ हो गई और माँ ने घर से बाहर कर दिया कबीर को। और जो सिकंदर लोदी जब बनारस में गया और सिकंदर लोदी के सामने जो प्रतिनिधि मंडल गया कबीर के खिलाफ, उसने पूछना शुरू किया और लोगों ने शिकायतें करनी शुरू की, तो उसकी माँ भी थी उसमें। उसने कहा कि साहब उसको दंड दीजिए, वो तो काफिर हो गया है। और सिकंदर लोदी ने कबीर को बहुत प्रताड़ित किया। और सिकंदर लोदी जो है वो 1517 में वो मरता है जी। और उसी समय कबीर जो है छोड़ के काशी मगहर चले जाते हैं और 1518 में कबीर की मृत्यु हुई है जी। ये प्रताड़ना का था। उन्होंने कहा कि भैया ऐसे लोगों के बीच में रहने से जब माँ ही खिलाफ हो जाए जी, तो ऐसे तो ये लोग अपना सब कुछ न्यौछावर करके लोक जागरण के रास्ते पर ये बढ़े थे। ये कवि, बड़ी चुनौतियां थी इनके सामने जी। आज इन्हीं चुनौतियों के कारण चाहे कबीर हो, हालांकि कबीर को आधुनिक काल में आप बताएंगे कि बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा था या किसने जो है कबीर पे लिखा। उसके बाद से अपने मृत्यु के 200 साल के बाद कबीर जी जो है कबीर की तरह आए और जन चेतना पे छा गए। इस तरह के व्यक्तित्व साहित्य से जुड़े हैं, जिसको अगर हम इनकलाबी कहें, जिसको बाद में नाम दिया गया, इनकलाब भी वैसे बहुत छोटा शब्द है इनके लिए। जो विद्रोही कवि और बागी कवि की उपाधि अगर हम लोग देते हैं तो कविता तो बगावत करती ही है, और चाहे वो दरबारी कविता ही क्यों ना हो, वो बगावत तो करती ही करती है। बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे।
लेकिन अभी हम लोग भक्ति काल पे ही केंद्रित है। तुलसी का क्या योगदान रहा भारतीय जनमानस में, यह तो दृष्टिगत है कि हर घर में रामचरितमानस है, लेकिन सिर्फ रामचरितमानस घर में होना ही पर्याप्त है यह बताने के लिए कि जितना प्रभाव तुलसी का पड़ा भारतीय जनमानस पर, उतना किसी कवि का नहीं पड़ा है। कबीर का जिक्र आपने किया, कबीर के बारे में दो तीन बातें मैं करूंगा जी। देखिए, कबीर जो है 1518 में मरते हैं जी। और कबीर पर पहला जो संग्रह आया जी। उनकी कविताओं का, वो उनके मरने के लगभग जो है 65 साल बाद आता है। जी। 65 साल बाद, यानी कि धर्मदास जो उनके शिष्य थे, बहुत बाद में उन्होंने संकलन किया बीजक का, और करीब 1590 में वो आता है। उसके बाद 1600 के आसपास पहली जीवनी लिखी गई कबीर की, अनंतदास ने लिखी। अनंतदास परिचयी नाम से कई कवियों का जीवनी थी, उसमें कबीर की भी जीवनी। जी। 1605 में कबीर के करीब जो है 60 कविताओं का, पदों का संकलन अर्जुन देव ने इसमें किया, गुरु ग्रंथ साहब ने किया। अब आप देखिए कि इतने सालों बाद कबीर का जो है कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, कोई पांडुलिपि नहीं थी। हुआ क्या कि उनके शिष्य जो है उसको एक दूसरे को सुनाते रहे, और जन जन में उनकी साखियां, उनके पद, और इसीलिए हुआ क्या कि क्योंकि पांडुलिपि न होने से ये दिक्कत आ जाती है कि स्वरूप बदल जाता है। किसी के पास साखी दूसरे रूप में है, किसी के पास साखी दूसरे रूप में है। तो कबीर के इतने भेद हो गए, यहाँ से गुजरात, राजस्थान, शिष्य मंडली के माध्यम से कबीर फैलते जगह। वो अंडरग्राउंड कवि है कबीर, अंडरग्राउंड उन्होंने जगह बनाई, और जन जन में जो है वो फैलते चले गए। ये तुलसी धीरे धीरे जन की तरफ उतरे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ उतरे हैं। कबीर बहुत फैलते चले गए, अंडरग्राउंड बहुत फैले, और चूंकि वो श्रुति परंपरा से उनकी कविताएं गईं। पहली बार विद्वानों की नज़र में कब आए कबीर? जी। विद्वानों की नज़र कब? आम आदमी तो जानता था कबीर को, आम आदमी सब कबीर की जो मंडलियां थी वो उनके पदों को गाती रहती थी, गांव गांव जाती थी। पहली बार 1910 में शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर की नज़र कबीर पर गई, और उनकी नज़र इसलिए गई कि बाउल गीत जो गाए जाते थे वहाँ पर, तो उन गीतों में कबीर की भी ध्वनियाँ कई शामिल हो गई थी। जी। और कबीर को उन्होंने वहाँ से लिया और उन्होंने लिखा 100 पोएम्स ऑफ कबीर, और एक लंबी भूमिका। जी। वहाँ पर फिर लोगों ने जब उसको पढ़ा, अंग्रेजी में थी और विदेशों में चली गई वो। जी। फिर विदेशों में काम करना शुरू किया लोगों ने। कबीर पर भारत में काम कम हुआ पहले, 1910 से लेकर 1930-40 तक विदेशों में बहुत काम हुआ, बल्कि और पहले रफली 500 साल के बाद, 1500 से 1518 से, हाँ 1518 से वो 1910 आप ले लीजिए, तो 400 साल बाद कबीर को एक विद्वान ने पकड़ा, और फिर ग्रिप्स और विदेशी विद्वानों ने उसको समझा। 1924 में जाकर इन्होंने अयोध्या सिंह हरिऔध ने कबीर वचनावली लिखी। 1928 में श्याम सुंदर दास ने पहली बार कबीर ग्रंथावली का संपादन करके BHU के सिलेबस में लगाया। यानी कि कबीर सिलेबस में कब आते हैं? कबीर के मरने के जो है 400 साल, 400 साल के बाद जो है वो पढ़ाना, मतलब एकेडमिक रूप से उनको जो है लिया जाने लगा। और उसके बाद जो है फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी 42 में, कबीर, चूंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी तो वहीं से शांति निकेतन से ही कबीर पर काम करना शुरू कर दिए थे जी। और लेकिन आकर लिखे BHU में कबीर पर लिखे। उसके बाद कबीर पर बहुत लोगों ने लिखा। हमारे इलाहाबाद में पारसनाथ तिवारी ने, कबीर पर बड़ा काम है उनका।
जी तो इस तरह से कबीर को बहुत लोगों ने बाद में, तो अभी इस समय तो पुरुषोत्तम अग्रवाल बहुत काम कर रहे हैं। तो इस तरह से कबीर आए हैं। और तुलसी के प्रभाव की जो आप बात कर रहे हैं, तुलसी देखिए दो काम होता है। एक पेड़ जो है मजबूत वही होता है जिसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जी। अगर आपको बहुत ऊपर जाना है तो बहुत नीचे तो जाना आपको पड़ेगा। बहुत नीचे भी जाना होगा। संतुलन तभी होगा और उसमें ताकत तभी आएगी। जी यानी कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों में जब तक नहीं आप गहराई में उतरेंगे, तब तक ऊपर आप जलकुंभी देखें ना, जलकुंभी जी उसकी जड़ कितनी होती है, आप निकाल के बाहर रख दीजिए तुरंत सूख जाएगी, जड़ ही नहीं है। जी तुलसी जैसे लोगों ने हमारी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूती प्रदान की, जड़ों को सींचने का काम किया, हमें गर्व करना सिखाया कि हमारी सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। जी। वरना विदेशी जो विचार, आयातित विचार आते गए ना, देखिए हर क्लाइमेट की और हर कल्चर की अपनी एक खासियत है, अलग रंगत है, अलग खुशबू है। जी हम अपनी खुशबू छोड़कर, अपनी खासियत छोड़कर और अपनी रंगत छोड़कर हम दूसरे की रंगत एडाप्ट कर लें तो वो बनावटी हो जाएगा, नीला सियार ही लगेगा वो। जी तो तुलसी जैसे लोगों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को बहुत समृद्ध किया। ये न होते, तुलसी न होते तो हमारी हिंदुस्तान का संस्कृति जो है, इतिहास ही अलग होता। अरे आप ये गिरमिटिया जो बाहर गए वो तुलसी मानस लेकर जी। गए, और आज भी जो है वहाँ पर सूरीनाम में, गुयाना में, टोबैको, ट्रिनिडाड और ये सब जो है, जो तुलसी वहाँ भी जो है अभी पढ़े जाते हैं। यहाँ तक कि एक साहब बताए कि अधिकांश तो वहाँ ईसाई होते जा रहे हैं, मॉरिशस वाले और गुयाना वाले, वो ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिए। लेकिन जो भी बचा उनके घर में जो है ये रामचरित मानस है, वो रखे हैं लोग, और जो भी बचा हुआ है वहाँ कुछ, वो रामचरित मानस की वजह से बचा हुआ है। तो एक तो सांस्कृतिक प्रदेय जो है तुलसी का बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, उस पर अलग से बहुत लंबी बात हो सकती है। दूसरा, नामवर जी तो मार्क्सवादी थे, जी और नामवर जी कहते हैं कि अगर तुलसी के काव्य को हटा दिया जाए हिंदी साहित्य से तो हिंदी साहित्य दरिद्र हो जाएगा। जी नहीं, ये तो तुलसी के बारे में तो ये फिराक साहब का ये कहना था कि फिराक साहब केवल इन्हीं को मानते थे, तुलसी को, कि जब भी निराला से बहसें आदि होती थी तो वो कहते थे कि देखो हिंदी में अगर कोई है तो तुलसीदास है। जी। और तुलसीदास पर, चूंकि वो घर का वातावरण फिराक साहब का था और घर से ही तुलसी, सूर, मीरा के पद जो है, तो तुलसी को वो भी मानते थे। तुलसी ही ऐसे हैं कि अगर हमको एक नाम लेना पड़े कि आप भारतीयता का एक कवि बताइए और भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि कवि बताइए, पूरे भारत के उसमें सारी भाषाओं को मिलाकर, जी तो उत्तर में तुलसी और दक्षिण में तिरुवल्लुवर, जी दो नाम उभर कर आते हैं। तो तुलसी का प्रभाव, बहुत बड़ा प्रभाव है, अवदान, चाहे काव्यात्मक अवदान हो, जी रचनात्मक अवदान हो, साहित्यिक हो या सांस्कृतिक हो, जी सामाजिक हो। जी यहाँ तक कि एक गरीब से गरीब आदमी भी तुलसी के एक अर्धाली को पढ़ के वो कहता है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, का वर्षा जब कृषि सुखानी। आम आदमी जो पढ़ना भी नहीं जानता है वो भी तुलसी को, सिया राम मैं सब जग जानी, देखिए जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। तो तुलसी ने तो दृष्टि दी है लोगों को जीने की। अच्छा, जीने की। और आज भी हम लोग बॉम्बे में रहते हैं तो कोई सोसाइटी शायद ही ऐसी हो जहाँ पे मंगलवार को आप देखेंगे चौकीदार इकट्ठे हो जाते हैं, नहीं एक दो सोसाइटी से आ जाते हैं और कुछ लोग सोसाइटी के मेंबर्स भी आ जाते हैं। तो बॉम्बे का मेरा अनुभव रहा है, मराठी रहते हैं वहाँ पे, मेट्रोपॉलिटन है, कोई भी रहता है, लेकिन आप लगातार देखेंगे
कि हर सोसाइटी में सुंदरकांड को जो है सस्वर पाठ होता है। और बचपन हम लोग का बीता जो है अयोध्या में, जो अब बोलते हैं, उस समय फैजाबाद हम लोग बोलते थे। तो अयोध्या में हम लोग 8th क्लास तक पढ़े हैं। शायद ही कोई घर ऐसा हो कि आज आपके घर सुंदरकांड, कल उनके घर सुंदरकांड, और अब तो थोड़ा भूलने लगा है। नहीं, हम लोग रामायण का पूरा पूरा कंठस्थ होता था। और अर्थ, एक हमारी मंजू दीदी हुआ करती थी उस समय, तो हुआ कि सब लोग रामायण पढ़ेंगे, जल्दी कौन पढ़ लेगा। तो मंजू दीदी सबसे पहले आ गई पढ़ के। उन्होंने बोला कि, हमने बोला कि आप इतनी जल्दी कैसे पढ़ ली? तो कहे हम अर्थ पढ़े। हमने वो नहीं पढ़ा। हमने कहा आपका नहीं माना जाएगा, डिस्क्वालीफाइड। क्योंकि जो आप चौपाई में, दोहों में, सोरठों में जो आप तुलसी को पढ़ेंगे, उसका रस एक अलग रस है। तुलसी जो है जी कई लोगों को बिजनेस दिए। जी तुलसीदास, तुलसी का काव्य ऐसा है, जी कथावाचकों के लिए वो एक बहुत बड़ा आधार है। बिजनेस, बिजनेस। ये मंडली जो कीर्तन करते हैं उनके लिए, उनको पते नहीं है चौपाई का काव्यात्मक महत्व क्या है, लेकिन वो गाएंगे बजाएंगे, रट गए हैं, पूरा चौपाई याद जी। है। सुंदरकांड जैसे आप कहा, हाँ। उनके लिए एक बिजनेस दे दिया तुलसी ने। इसी तरह से तुलसी ने हमारे समाज के बहुत सारे लोगों को रास्ता भी दिया, पैसा कमाने का जरिया भी बने। जी। और विश्वविद्यालयों में तुलसी को, केवल एकेडमिक्स में तो तुलसी पर चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन उसमें कुछ अच्छी चर्चाएं भी हो जाती हैं जो इनके सारे महत्व को रेखांकित करती हैं। तुलसी का वास्तविक महत्व क्या है उसको रेखांकित करने का काम एकेडमिक्स के क्षेत्र में ही जो है आपको दिखाई देता है। इसीलिए तुलसी, अब जैसे देखिए, जैसे वो रूस का विद्वान है वारानिको जी। वारानिको जो है तुलसी को पढ़ने के बाद जो है तुलसी का मुरीद हो गया। ये बेल्जियम वाले जो फादर कामिल बुल्के साहब जी। ये तो तुलसी मानस पर ऐसा रीझे कि वो पूरे राम कथा पर ही उन्होंने रिसर्च कर दिया। पूरा शोध ही आ गया धीरेन्द्र वर्मा के अंदर में जी। और वो एकदम राममय होकर ही जो है राममय हो गए। जी। तो तुलसी ने तो बहुत लोगों को रास्ता दिखाया है। और तुलसी को जो पढ़ता है ना, मैंने तो देखा है ऐसे लोगों को गांव में कि कोई कष्ट है और वो तुलसी का मानस पढ़ रहे हैं जी। वहां से उनको एक नई दृष्टि मिल जाती है। और पूरा समाज, राम को जब इतना कष्ट हो सकता है तो आम आदमी को छोटा, राम का कष्ट, सीता का कष्ट, सीता तो देवी है जी। और सीता जो है उनका अपहरण होता है, गर्भवती है तो घर से, महल से निकाल दिया जाता है। जी। तो मामूली कष्ट नहीं है, उसको देख देख कर लोग अपने को संतुष्ट कर लेते हैं कि जब भगवान को कष्ट है, देवी को कष्ट है, तो हम तो सामान्य इंसान हैं, इंसान को तो कष्ट होना स्वाभाविक है। तो इसलिए जो है ये दृष्टि देती है, कई तरह के लोगों को दृष्टि देती है और कष्ट से उबरने की क्षमता भी देती है। अरे वो ही है। जब आप रामचरित में राम का जो दुख है, इसी पर तो उन्होंने लिखा योग वासिष्ठ। जी। योग वासिष्ठ इसी पर है, राम का संताप जो है, राम या राम की शक्ति पूजा निराला जी, राम का जो कष्ट है कि युद्ध तो वो कहते हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। जी। यानी कि इतना निराश हो जाते हैं, राम खुद निराश हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि यह कैसी व्यवस्था है कि जहाँ अन्याय है शक्ति भी उसी तरफ है। जी। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा सोच। कि हम जिंदगी भर साधन जुटाते रहे, वो धिक्कार है मेरे लिए, कुछ नहीं हो पाया मेरे जीवन का, अब कैसे होगा। तो ये जो कथानक है पूरा, जो राम का कथानक, वह दिशा देता है। और अंत में जब वहाँ कृतिवास से उन्होंने लिया, वहाँ भी वही है,
होगी जय, होगी जय। जी तो अंत में विजय होगी। राम के सारे कष्टों के बाद राम को विजय मिलती है, जी आसुरी शक्तियां पराजित होती हैं। जी तो ये जो हमारे महाकाव्य हैं वो यही कहते हैं कि अंधेरे उजाले का जो द्वंद्व है ये प्रकृति का द्वंद्व है और हमेशा रहेगा। ये प्रकृति में भी रहेगा और हमारे अंदर भी रहेगा। जी हमारे अंदर भी वो द्वंद्व चल रहा है। हमारे अंदर भी, हमारे यहाँ तो ऐसी व्यंजनात्मक बातें कही गई कि सूर्य और चंद्र तो हमारे अंदर है। कीड़ा पिंगला जो है, सूर्य और चंद्र तो हमारे अंदर है। तो जो हमारे अंदर है वही वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांडे सो आपके घटे। तो ये तो यही सब दृष्टि है हमारी। और रामचरितमानस ऐसा प्रतिनिधि काव्य है हिंदी का कहिए, अब तो इतनी भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया, भावानुवाद हो गया है कि अब तो पूरे भारतीयता का हम मानते हैं कि ये ऐसा महाकाव्य है कि जो कई तरह से लोगों को संतुष्ट करता है। जैसे विद्वानों को तो संतुष्ट कैसे करता है, विद्वान तो उनकी पंक्तियों, काव्यात्मक ऐसी पंक्तियां हैं, गिरा रथ जल भी सम कहियत भिन्न न भिन्न, ऐसी ऐसी उपमाएं हैं कि उसको देखकर बहुत लोगों ने कविता लिखना सीखा। जी शमशेर, वो किसकी पंक्ति है, तुम ही झल के महाकवि। और वो मैथिली शरण जी लिखते हैं कि नागार्जुन की कविता है कि तुलसी बाबा कविता मैंने तुमसे सीखी। इस तरह तो इन्होंने लोगों को रास्ता दिखाया और कई तरह के लोगों को रास्ता दिखाया है। देखिए, स्थितियां कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि हमारे बहुत सारे दोहे, हमारे बहुत सारे गीत जो है मेनका मिश्रा जी गाती रहती हैं। तो एक बार मेनका का फ़ोन आया, भैया जो बहुत क्लिष्ट अवधि में है, तो हम लोग गाते हैं चौपाई और दोहे जो है तुलसीदास जी के, तो लोगों को समझ में नहीं आता। तो अगर आप कुछ ऐसा कर दें कि इन दोहों के बीच में आप थोड़ा सा हिंदीकरण कर दें उसका। तो हमने कोशिश किया, लेकिन उस कोशिश के फलस्वरूप लिख तो काफ़ी डाला, लेकिन जहाँ जहाँ जो है एक एक शब्द को अगर हमको लगा कि कंज शब्द है, ये थोड़ा सा कठिन है, लोग कंज मतलब फूल है ये नहीं समझ पाएंगे, और कंज को अगर हम पुष्प कर दें और तो मात्राएं चेंज नहीं होती हैं। लेकिन वो बात भी नहीं आती है कि अगर हम जो है चेंज कर दें और मात्रिक रूप से हम मिला भी दें, लेकिन वो जो शब्दों का जो एक घर्षण है और शब्दों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, वो कहीं न कहीं से खराब होता है। तो एक एक शब्द चुने हुए शब्द है, और पर्यायवाची तो वैसे भी कहा जाता है, किसी शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। आप अर्थ जो है एक ही चीज़ को आप उसी अर्थ में अगर ढूंढना चाहें तो नहीं मिलेगा। खैर, तो नज़दीकी शब्द जो है डालने की कोशिश किया। अब तुलसीदास जी का हम लोग सर थोड़े से जो है हम तुलसी पे ही ये इसको बोलते हैं पोएटिक डिक्शन। जी, हर कवि का एक डिक्शन होता है, अलग अलग डिक्शन होता है। जी, आपका डिक्शन अलग होगा, हमारा डिक्शन अलग होगा, इनका डिक्शन अलग होगा, उनका डिक्शन अलग होगा। यही जो है मौलिकता है, यही कवि की। गालिब जब कहते हैं कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां, और ये जो अंदाजे बयां है यही तो अलग करता है एक दूसरे से। महादेवी का और निराला का जो पोएटिक डिक्शन है वो दोनों अलग अलग है। कविता पढ़ने से पता चल जाता है कि ये निराला की रचना है और ये महादेवी की रचना है। तो तुलसीदास तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे जी। कहा जाता है कि अवधि के दो रूप हमारे यहाँ, एक है जायसी की अवधि और एक तुलसी। जायसी की अवधि एकदम गवई अवधि है, गवई गांव का आदमी जो बोलता है, ठेठ अवधि। ठेठ अवधि में जो है इन्होंने लिखा,
और उस तरह से कैसे पंक्तियां हैं याद नहीं आ रही। तो मतलब गांव का आदमी जो है उसको समझ लेगा। जी। तुलसी की अवधि तत्सम अवधि है। तत्सम को उन्होंने तद्भव बनाने की बहुत कोशिश की है। कहा जाता है कि 16,000 शब्द हिंदी को जी। तुलसीदास ने दिए। उन्होंने तत्सम शब्दों को अवधि से जोड़ के तद्भव बनाया है। जी। और वो वरना बहुत कठिन है। जैसे आप देखिए कि गोपद सिंधु अनल शीतलाई, अब ये तत्सम शब्दावली है, संस्कृत से है जी। लेकिन उसको जो है शीतल को शीतलाई कर दिया। इस तरह से तुलसी के शब्दों पर, इनके पोएटिक डिक्शन पर बहुत शोध हुए हैं जी। बहुत काम हुआ है पोएटिक डिक्शन पर, और बहुत लोगों ने निकाला है। और ये निष्कर्ष आया कि करीब 16,000 नए तरह के शब्द तुलसी ने, वहाँ कहा जाता है शेक्सपियर को, जी। शेक्सपियर शब्द भी दिए बहुत उन्होंने। शेक्सपियर ने अंग्रेजी को, वह भी जो है करीब 20,000 शब्द जो है अंग्रेजी को देता है, क्योंकि वो भी वही समकाल है। शेक्सपियर और तुलसीदास समकालीन हैं, जी। दोनों एक समय लिख रहे हैं। और उनके यहाँ जो है अभी अंग्रेजी पूरी तरह सशक्त भाषा नहीं बन पा रही है। अभी धीरे धीरे अंग्रेजी विकसित हो रही है। हमारे यहाँ खड़ी बोली नहीं है, हमारे यहाँ ब्रज अवधि बहुत आगे थी, खड़ी बोली तो बहुत बाद में है। वो तो भारतेंदु से ही हम लोग हाँ, इतिहास भारतेंदु मानते से हैं। आई है। थोड़ा बहुत प्रयोग जो है जरूर वहाँ अमीर खुसरो का मिलेगा कि वो अमीर खुसरो ने बहुत काम किया खड़ी बोली पर, लेकिन सही मामले में भारतेंदु काल से। तो ये जो बड़े कवि हैं वो शब्दों के साथ खेलते हैं, जी। शब्द गढ़ते हैं। जी। और शब्द जो है, अब एक बार नामवर जी कह रहे थे कि प्रतिबद्ध शब्द को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अच्छा। हिंदी साहित्य में। और कैसे किया, कह रहे थे कि कालिदास को जब वो पढ़ रहे थे तो उस कालिदास को पढ़ते समय एक शब्द आया कि वो जो बछड़ा, गाय का बछड़ा है, गाय वो जो है वो खूंटे में बंधा हुआ है, प्रतिबद्ध है। जी। तो वहां से उन्होंने देखा कि ये तो शब्द अच्छा है, प्रतिबद्ध। जी। प्रतिबद्ध का मतलब है कि जो किसी जगह, किसी विचार से, कृत किसी संकल्पित व्यक्ति से, जी। किसी भी चीज से जो है बंधा हुआ हो, बंधा हुआ है। तो वो प्रतिबद्ध शब्द यहाँ लाए। और बहुत खूबसूरत प्रयोग जो है कि हमारी प्रतिबद्धता हमारी विचारधारा के प्रति हो सकती है, हमारी प्रतिबद्धता हमारे राष्ट्र के प्रति हो सकती है, हमारी प्रतिबद्धता समाज के प्रति हो सकती है। इन तो पर्सन प्रतिबद्ध, तो प्रतिबद्ध शब्द हिंदी में आया जी। इस रूप में। इसी तरह तुलसीदास ने बहुत सारे शब्द जो है दिए हैं। तो उसको अगर आप अनुवाद करके जो है करेंगे तो वो अनुवाद हो सकता है, जी। मौलिकता नहीं। तुलसी की मौलिकता ही मानी जाएगी, तुलसी का ही काम मौलिक है। हाँ, उसको सरल करने के लिए, समझाने के लिए तो लोग टीका भी लिखते हैं। ऋग्वेद की टीका, वो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद की कमेंट्री है, ऐत्रा ऋषि ने लिखा। कौशिकी ब्राह्मण भी ऋग्वेद की कमेंट्री है, और दोनों ऋग्वेद की कमेंट्री हैं, और दोनों जो है अलग अलग ढंग से लिखे गए हैं। दोनों का प्रतिपाद्य भी अलग अलग हो जाता है, इसीलिए अंतर है। ऐत्रेय की जो लाइन है और कौशिकी की जो लाइन है, निकलते दोनों ऋग्वेद से हैं, लेकिन जो है इंटरप्रिटेशन अलग अलग। नहीं, वो तो टीकाएं जितनी भी आएंगी वो तो उसमें टीकाकार का भी व्यक्तिगत विचार शामिल होते जाते हैं, तो इसलिए वो तो उस ढंग से नहीं हो पाती वो अलग हो जाएगा। लेकिन मौलिक तो मौलिक ही है। तुलसीदास तो मौलिक है। तुलसीदास मौलिक इसलिए हैं कि ये तो वाल्मीकि थे मौलिक राम कथा को लेकर, और उन्होंने संस्कृत में किया। तुलसी ने वाल्मीकि और तुलसी के बीच में कम से कम 100 और रामायण लिखे गए जी। कई संस्कृत में लिखे गए, कई दूसरी भाषाओं में भी लिखे गए। उसको भी देखा इन्होंने। और जैसे अध्यात्म रामायण है, अध्यात्म रामायण संस्कृत में था, तो तुलसी ने उसको भी देखा। वो 12वीं शताब्दी का है जी। तुलसी जो है 16वीं शताब्दी में लिख रहे थे, तो वो भी नजर में था इनके। इसी तरह से कालिदास का रघुवंश, रघुवंश भी राम कथा पर है,
राम की ही कहानी है, इक्ष्वाकु वंश के पूरे राजाओं की कहानी है उसमें जो है। जी वो भवभूति का उत्तर रामचरित वो भी इसी पर है। इसी तरह हनुमान नाटक, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, सबका निचोड़। तब न तुलसी कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम, जी और फिर कहते हैं यत क्वचितो अन्यतो अपि, दूसरे ग्रंथों को भी। तब जाकर निचोड़ उन्होंने राम पर ये दिया। नहीं तो निचो- कथा तो मान लीजिए ले सकते हैं आप, हाँ। कथा आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन जो आपकी जो व्यंजना शक्ति है वह आपकी अपनी होगी, और वही जो है अंदाजे बयां है। अंदाजे हर बयां कवि को डिक्शन वही वही जुदा है। करता है। जी राम पर बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन अंदाजे बयां, अब तुलसी का जो है अंदाजे कोई बयां। जोड़ ही नहीं है, कोई टक्कर ही नहीं है, और तुलसी जो है शीर्ष पर, इसीलिए काव्य के जन जन मन मन में बसने वाले। हाँ तुलसी का इसीलिए तो तुलसी। अच्छा भैया, कभी कभी आपको लगता नहीं है कि जब हम लोग वेस्टर्न साहित्य की बात करते हैं, चाहे आप ग्रीक ले लें, अगर हमारे बात कोई सिविलाइजेशन थी ठीक ठाक सी तो ग्रीक सिविलाइजेशन थी, और उसके बाद इंग्लिश साहित्य ले लें, जो जैसा आपने बताया कि शेक्सपियर साहब जब लिख रहे थे तो लैटिन से वो भाषा उपज रही थी उस समय जो है, और लैटिन के बहुत सारे शब्द जो है इंग्लिश में थे, पुरानी इंग्लिश में ख़ास तौर से। लेकिन हम लोग थोड़े से जो है मतलब विद्वान नहीं है, बस जो मन में आया वो आपके सामने बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। कि हमें लगता है कि अगर संस्कृत साहित्य की बात करें तो विश्व साहित्य उसके आगे कहीं नहीं ठहरता, और अगर एक अकेले तुलसी का ग्रंथ हम ले लें, एक अकेले तुलसी के सामने 100 शेक्सपियर समा जाएंगे। ये मेरी अपनी विचारधारा है। क्या मैं थोड़ा ठीक ठाक सोच रहा हूँ कि मैं जो है अपनी विचारधारा थोप रहा हूँ? देखिए, एक तो जैसे भाषा की बात आपने कही, जी तो भाषा तो बनते बनते बनती है, जी और भाषा बनती है उबड़ खाबड़। जैसे अंग्रेजी की बात आपने की, तो अंग्रेजी भाषा, लैटिन ग्रीक तो वो तो है ही है। जानते हैं जो कबायली बोलियां हैं, जी एंगल्स, सेक्शंस, जी जूट, जी ये कबायली हैं। जी और इनके भी पहले कुछ कबीले थे जिसमें थे कि ब्राइथन, जिसके नाम पर ब्रिटेन बना है। जी ब्रिटनी पहले एक उनका वो था, ब्रिटेन बना। एंगल से इंग्लिश निकली, जी। इंग्लैंड निकला। एंगल्स आदिवासी थे वहाँ के, जी एंगल, सेक्शन, जूट्स। तो ये आदिवासियों से भाषा आगे बढ़ रही है, उनकी बोलियों से। जी। फिर क्या हुआ, रोमन आक्रमण हुआ इंग्लैंड पर। जी रोमन आक्रमण जब हुआ 50 ईसा पूर्व के आसपास, 50 बीसी, और वहां से लेकर 450 ईस्वी तक लगभग 500 साल रोमन एम्पायर का वहां आधिपत्य था। तो उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी रोमन, इटली की लैंग्वेज थी, तो वो रोमन को उन्होंने बना दी। और रोमन का मतलब लैटिन है। अब वो देखिए कैसे अमलगम बनना शुरू हुआ था, वहाँ की कबायली बोलियां और ये लैटिन मिलने लगी। उसके बाद जो है वो वहाँ पर जो है जर्मन ट्राइब का आक्रमण होता है, सैक्सनी जिसको बोलते हैं, सेक्शंस, वो जो है आक्रमण करते हैं। तो वो जर्मन ट्राइब्स जब जाते हैं वहाँ, और उन्होंने पूरे इंग्लैंड पूरा कब्जा कर लिया, तो अपनी भाषा को उनके ऊपर थोपना शुरू किया। तो जर्मन आ गई, उसमें मिलना जुलना शुरू, एमलगम शुरू हो गया जर्मन का भी। अब देखिए लैटिन भी थी और जर्मन आ गई। जी रोमन थी ही और ग्रीक थी। ग्रीक का मतलब ये था कि ग्रीक तो वहाँ का पुराना क्लासिक है, सबसे प्राचीन क्लासिक ग्रीक ही है। रोमन से भी पहले ग्रीक था। जी तो ग्रीक जैसे हमारे यहाँ संस्कृत है वैसे वहाँ ग्रीक है, जी वहाँ आई। उसके बाद जो है 1066 ईस्वी में फ्रांस का आक्रमण हुआ। फ्रांस का विलियम कॉन्करर राजा था, विलियम द कॉन्करर। उसको इंग्लैंड के इतिहास में विलियम द बास्टर्ड लिखा गया है, क्योंकि वो आक्रमणकारी था तो विलियम द बास्टर्ड उसको लिख दिया। फिर वो उनका साम्राज्य फ्रेंच आ गया। जी अब
फ्रांसीसी भाषा को राजभाषा बना दिया वहाँ। तो अब देखिए लैटिन भी रही, फिर जर्मन भी लंबे समय तक रही, 450 से 1066 तक जर्मन रही, 1066 के बाद फ्रेंच आ गई जी। और इंग्लिश कहीं थी ही नहीं। अभी इंग्लिश तो बन रही है, घुमड़ रही है उसी में। इस मंथन से अंग्रेजी बनी और पहला जो अंग्रेजी का जो कवि माना जाता है वो विलियम लैंगलैंड को माना जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि हिंदी का पहला कवि कौन है, तो हमारे साहित्य में हिंदी के पहले कवि को लेकर अलग अलग मत है। जैसे रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि हिंदी का पहला कवि पुष्य था जी। या पुष्य या पुष्प नाम है वो था। ये मुंज को भी मानते हैं, मुंज एक राजा भी थे, उनको मानते हैं। इसी तरह राहुल सांकृत्यायन सराफा को पहला कवि मानते हैं। इसी तरह डॉक्टर बच्चन सिंह सालभद्र सूरी को पहला कवि मानते हैं। वहाँ जो पहला कवि है वहाँ कोई मतभेद नहीं है। अंग्रेजी का जो पहला कवि है जिसने लिखा, इंग्लैंड में पहली किताब लिखने वाला बीड था लेकिन लैटिन में लिखा, लेकिन अंग्रेजी में पहली किताब लिखने वाला विलियम लैंगलैंड कैडमॉन को माना जाता है। कैडमॉन ने लिखा। अब कैडमान जो है जो आता है वो 8वीं शताब्दी, वो भी इनिशियल शुरुआती इंग्लिश है। बाद में जो है पहला जिसको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जिसको कहा जाता है कि अंग्रेजी कविता का जो है चासर को माना जाता है जी। विलियम चासर वहाँ आकर जो है बनता है। इस तरह से भाषा जो है ऐसे बनती है, धीरे धीरे बनती है। भाषा एक दिन में नहीं बन जाती। लैंग्विस्टिक्स का अपना एक इतिहास होता है जो धीरे धीरे उतरता है। कहा जाता है, मैंने तो भाषा पर काम किया है तो मैंने तो देखा कि भाषा पहले पहाड़ी नदी की तरह होती है जी। उबड़ खाबड़ ऐसे ऐसे बहती है, धीरे धीरे वो मैदानों में आकर समतल बहने लगती है। वैसे ही भाषा है, पहले उबड़ खाबड़ ऐसे, फिर धीरे धीरे समतल होती है। अच्छा, घिसाई बहुत होती है भाषा। थोड़ा सा, चूंकि आप भाषाविद हैं और इत्तेफाक से बात वहाँ पे आ चुकी है, तो हम यूरोप से घुमा के आपको ले आते हैं वापस हिंदुस्तान में। इसीलिए मैंने आपको टोका, हालांकि बहुत अच्छी बोल रहे थे आप। उर्दू जैसे है, हिंदी और उर्दू पे आपने बहुत काम किया है। मैं आपको खाली पिन करूँगा ताकि आप जो है बताएं। उर्दू पर्शियन भाषा तो मूल भाषा थी, और इसके बाद जो है जैसे सराय में यात्री रुकते थे, सराय की जो एक पार्टिकुलर बोली हो गई जो बहुत सारी भाषाओं को मिला के थी। जब फौज बनी तो फौज के अंदर जो है अंग्रेज अफसर भी हैं और वहाँ पे आ रहे हैं हमारे जो है यूपी के और गाजीपुर के और फतेहपुर के और झांसी के, तो बुंदेलखंडी मिली, भोजपुरी मिली, तो बहुत सारी भाषाओं को जो है मिला जुला के जो बोलने वाले थे, तो एक भाषा हल्की हल्की सी बनने लगी, उसको लक्सरी भाषा बोलते थे। तो इन सारी भाषाओं से मिलके उर्दू कैसे कैसे स्वरूप ले रही है और कितनी हिंदुस्तानी है और कितनी विदेशी है, ये आप थोड़ा सा बताएं। एक चीज़ तो जान लीजिए, भाषा पर एक चीज़ बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भाषा हमेशा विकासशील होती है। पहली चीज, भाषा आज जो हमारी हिंदी है वह हिंदी नहीं है जो भारतेंदु लिख रहे थे जी। इस हिंदी में उस हिंदी में बहुत अंतर वो ब्रज भाषा के बहुत समीप। हाँ, तो अब भाषा बनती है। दूसरी चीज, भाषा जो है एक लंबे अंतराल में बनती है जी। और पहले भाषा जो है जनता की जुबान पर चढ़ते चढ़ते आती है और साहित्य की भाषा बनने में कई 100 साल लग जाते हैं उसको जी। अब उर्दू कहा जाता है कि उर्दू तो जब मुस्लिम आक्रमण हुआ, दिल्ली आगरा राजधानी बनी और अमलगम शुरू हुआ, मिश्रण शुरू हुआ जी। तो बनते बनते अब वो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का तो आक्रमण जो है 1192 में उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं, तो उसका नहीं रहा, वो चला गया। हाँ। वो गोरी ने अपना सिपह सालार कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर बना दिया। 1206 में पहला सुल्तान दिल्ली का इल्तुतमिश बना जी। ऐबक सुल्तान अपने को नहीं कहता था, गुलाम बस प्रतिनिधि। हाँ, था वो। तो ऐबक ये इल्तुतमिश के समय से सुल्तानों का काल शुरू होता है 1206 ईस्वी से, और दिल्ली राजधानी और दिल्ली में जो है सारा उनका महल वहल बनने लगा। वो जो एरिया है कुतुब मीनार के आसपास, वो अलाउद्दीन खिलजी तक
वही एरिया उनकी राजधानी थी। अलाउद्दीन जब आता है तो वो थोड़ा सा हट के सीरी फोर्ट में जी अपनी राजधानी बनाता है। तुगलक जब आते हैं तो वहाँ से हटकर जो है जो जहाँपनाह नगर है वहाँ पर अपनी राजधानी बनाते हैं। फिरोज तुगलक तो फिरोज शाह कोटला में राजधानी ले गया, जी। तो वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करते हैं। यानी वहाँ से लेकर मुगलों के आने तक बाबर आता है जब 1530 ईस्वी में, तो 1530 से 1200 से लेकर 1500 लगभग 300 साल गुजरे ना। जी 300 सालों में ये सारी भाषाएं आपस में मिल रही थी ना, लेकिन उर्दू का लेखन नहीं शुरू हुआ था। जी लिपिबद्ध लिपि ही नहीं हाँ थी लिपि उर्दू की। नहीं, लिपि क्या, वो भाषा जब बनेगी पहले तब लिपि की जरूरत पड़ती जी। है। भाषा केवल आदान प्रदान के लिए थी, इसमें सौदा मार्केट में खरीदने वर्तने के लिए, जी खरीद फरोख्त के लिए था। लेकिन यह अभी लेखन की भाषा नहीं बनी। लेखन की भाषा बनने में उसको जो है करीब 400-500 साल लगे, और यह भाषा हमारी ही जमीन पर बनी। उर्दू को क्या कहा जाता है कि सबसे आधुनिक आर्य भाषा, जी सबसे आधुनिक आर्य भाषा हमारी जमीन पर बनी हुई भाषा है। अब उर्दू को लेकर दो धाराएं हैं, और ये विवाद जो है भारतेंदु के समय तक चला है। जी एक धारा ये थी जो कहती थी कि नहीं, उर्दू में फारसी वारसी शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए और उसकी लिपि जो है पर्शियन होनी चाहिए। जी दूसरा था शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है पर्शियन शब्दों का प्रयोग तो ज़्यादा करते थे, लेकिन अपना अखबार जो निकाला उन्होंने बनारस अखबार, उस बनारस अखबार में देवनागरी लिपि रखते थे। जी माने भाषा उर्दू थी, लिपि देवनागरी थी। तो उर्दू को बनने में जी। एक लंबा समय लगा। ये हर भाषा को लगता है, तो उर्दू को भी बनने में करीब 400-500 साल लगे। जी। और 1200 से अगर देखा जाए मुसलमानों के बसने का, तो पहला जो लेखन हुआ उर्दू में जी। वो बहमनी राज्य में शुरू हुआ। अब आप देखिए कमाल, देखिए कि उर्दू भाषा तो बनी उत्तर भारत में, जी लेकिन लेखन पहला कहाँ शुरू हो रहा है? दक्षिण भारत में, जी बहमनी राज्य में। और बहमनी राज्य में गेसु दराज सूफी संत है। जी पहला लेखन गेसु दराज, शाह मीरान जी, मुल्ला बजही, और वहीं बीजापुर का एक सुल्तान था कुली कुतुब शाह। जी पियाबाज प्याला पिया जाए ना, पिया बिन इस तरह जिया जाए ना, ये कविताएं जो है वो शुरू कर रहा है। वो उस दौर में जो है लिखी जा रही है। जी। उत्तर भारत में अभी भी जो है ये 16वीं शताब्दी की बात है। जी यानी उत्तर भारत में अभी उर्दू में लेखन नहीं हो रहा था। वहाँ से वली दक्कनी आए दिल्ली, और जब दिल्ली आए तो वली दक्कनी की मृत्यु 1707 में हुई है। और जब दिल्ली वली दक्कनी आए थे 1700 ईस्वी में आए थे, जी तो वहाँ फारसी का बोलबाला था। जी और मुगल दरबार में फारसी में जो है खूब कविताएं होती थी। तो वहाँ एक जो है गुलशन शाह, बाबा गुलशन शाह थे, उन्होंने वली दक्कनी का कलाम सुन के कहा कि भाई आप अगर अपनी बोली में कुछ कहें जी तो ज़्यादा लोग समझेंगे, जी आम आदमी भी उसको समझेगा। वली दक्कनी ने उस बात को माना, और वली दक्कनी के प्रभाव से उसने फिर साउथ में जाकर यहाँ की बोली में लिखना शुरू किया। जी और वो जैसे उसने लिखा कि जिसे इश्क का तीरकारी लगे, उसे जिंदगी क्यों ना भारी लगे, इस तरह की चीजें वो लिखना शुरू करता है। और तो ये शायरी 16वीं शताब्दी की 16वीं शताब्दी, लगती है आज की है। हाँ, जी तो वो उसका दीवान जो है जी। जब उत्तर भारत में आया तो देखकर, मीर के पहले, मीर अभी नहीं थे, जी मीर जो है, मीर के पहले की पीढ़ी, उसमें फुंगा थे, आरजू थे, तांबा थे, इस तरह के शायर वहाँ पर लिख रहे थे फारसी में। जब लोगों ने देखा कि अरे भाई शायरी तो ये है, जी
और इसमें आम बोलचाल की भाषा, आम आदमी भी समझ लेगा इसको। तब उसके प्रभाव में उत्तर भारत में शायरी शुरू हुई, और पहला जो गैर मुस्लिम शायर है उर्दू का जी। वो ब्राह्मण था, जी। चंद्रभान ब्राह्मण। चंद्र। उसने जो है शायरी करनी शुरू की। देखिए, ब्राह्मण का कमाल ये है कि वो बौद्धिक होता है, बौद्धिक बिरादरी, जी। वो सीख लेता है तुरंत चीज़ों को। चंद्रभान ब्राह्मण ने उनकी भाषा लिपि सब सीखी और उसने जो है वो करना शुरू किया, और वहाँ के कवियों ने भी वली से प्रभाव लेकर और उर्दू का पहला लेखन शुरू किया। जी। जब मीर की पीढ़ी आई तो उस पीढ़ी में मीर तकी मीर थे, और सौदा थे, सोज थे, मीर दर्द थे, मीर हसन। जी। इन लोगों ने बहुत ऊंचाई दे दी उर्दू को। मतलब ये मुगलिया सल्तनत के पतन का समय था। उसी पतन समय हो ही पे। रहा था, पतन चल रहा था। 1707 में वली दखनी मर जाते हैं और 1722 में मीर पैदा होते हैं। जी। तो अब आप सोचिए कि 1722 में जो पैदा होगा तो 1740 के बाद वो लिखेगा ना। जी। 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 तो 1750 के आसपास की बात ये है। मुगल साम्राज्य का पतन तो पहले से ही होता चला आ रहा है। औरंगजेब 1707 में मरता है, उसके बाद पतन शुरू। तो ये 50 साल में पतन, इसी पतनशील मुगलिया सल्तनत में उर्दू की शायरी ने आकार लेना शुरू किया। अब पहला बादशाह था शाह आलम, जी। जिसने इन कवियों को संरक्षण दिया। फिर उसके बाद वाला जो बादशाह था, लंबा कार्यकाल था, मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको बोलते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। उसके समय में, मोहम्मद शाह के समय में, ये सब मीर की पूरी पीढ़ी जो है आ जाती है। और उसके बाद जब बहादुर शाह जफर आता है तो ये गालिब की पूरी पीढ़ी उसके समय है। जी। गालिब हैं, मोमिन हैं, जौक हैं, जफर है, ये 4 बड़े नाम हैं उस समय। तो इस तरह से उर्दू विकसित होकर सामने आती है, और बहुत काम हुआ है, बहुत जो है उसमें वो मीर को तो खुदाए सुखन, जी। माने काव्य का खुदा माना गया मीर को, क्योंकि मीर यहाँ से लिखता था जी। और गालिब यहाँ से लिखते थे। गालिब जो है बहुत फिलोसफिकल बातें करते हैं, और मीर जो है अपने एकदम दिल की हर बात को वो कह देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मीर का जो सबसे निचले स्तर का शेर है वो बहुत निकृष्ट है। जी। अली सरदार जाफरी ने लिखा है कि मीर का जो सबसे निचला शेर है वो बहुत निकृष्ट है, और मीर का जो ऊंचा वाला शेर है बहुत ऊंचाई लिए हुए। जी। और गालिब का है कि एक वो बना हुआ है, वो बहुत नीचे नहीं गिरते हैं गालिब, एक पैरामीटर पे फिक्स चल रहा है। गालिब बहुत नीचे नहीं गिरते हैं। जी। माने ऐसी ऐसी चीजें मीर अपनी शायरी में डाले हैं कि उसको कोट नहीं कर सकते आप। अश्लीलता भी है बहुत। जी। तो इस तरह से उर्दू तो सबसे नई आर्य भाषा, और वो कहा जाता है कि हमारी ज़मीन पर पैदा होने वाली सारी आधुनिक आर्य भाषाओं में, जी। सारी भाषाएं तो उत्तर भारत की जितनी भी आर्य भाषाएं हैं वो लगभग 1000 के आसपास, ईस्वी के आसपास पैदा हुई। उर्दू जो है 1500 ईस्वी के आसपास। इसका नाम उर्दू पहले तो रेख्ता, देहलवी, हिंदुई, हिंदवी और हिंदुस्तानी ये नाम था। इसको बोलते थे जबाने उर्दू मुअल्ला, जी। माने कैंप की भाषा, सैनिक कैंप की भाषा। जी। उर्दू का मतलब होता है महान, मुअल्ला का मतलब होता है सेना, महान सेना की भाषा, जबाने उर्दू मुअल्ला। जी। जी। ये जो है इसको कहा जाता था। माने आम बोलचाल की भाषा, सेना आपस में बात करते थे, कोई दक्षिण का है कोई उत्तर का। जो भाषा वहाँ बनी तो उसको जबाने उर्दू मुअल्ला बोला जाता था। जी। बाद में उर्दू नाम इसको तो मिला है शाहजहां के समय, उर्दू भाषा के रूप में। तो कहीं न कहीं जो मैंने बात शुरू की थी, लक्सरी भाषा जो है, हाँ, उसमें लक्सरी जुबान इसको बोलते ही हैं। तो तमाम और लक्सरी। उसके अंदर मिल के हाँ, ये जो है भाषा का विकास होता रहा। और सर, उर्दू भाषा विकसित कैसे हुई, उर्दू भाषा कही कैसे गई, लिखी कैसे गई? तो सर, जब उर्दू जो है का भविष्य आपने नहीं बताया, वर्तमान तक
पहुंचा कैसे उर्दू। और कभी कभी लगता है, और ख़ास तौर से जो रा लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो भाषाविद नहीं हैं, तो कहीं कहीं लगता है कि उर्दू इज ए डाइंग लैंग्वेज। क्या वो उर्दू मर रही है, या उर्दू जो है अभी एक उरोस पे अभी आना अभी बाकी है? कैसा लगता है? नहीं, देखिए अब तो क्या है ना, जी कुछ चीज़ों को बहुत ही स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। कैसे कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू जो है आम बोलचाल की जुबान है। जी दूसरी तरफ आप देखिए कि उर्दू विभाग जो खुले हैं, जी। विभाग अलग है, हिंदी विभाग अलग है। जी उर्दू में इतना ज़्यादा अरबी और फारसी शब्दों का उसमें बोलबाला है कि उर्दू की आर्टिकल को, जैसे फिराक साहब ने अपने बारे में लिखा है, मेरी ज़िंदगी की धूप छाँव। जी आप उसको अगर पढ़िए, इतना ज़्यादा कठिन कठिन जो है फारसी शब्द है उसमें, हूबहू अगर उसको पढ़िए, इतना कठिन कठिन है कि वह आदमी जिसको हम कहते हैं आम आवाम उसको नहीं समझ सकती, पढ़ा लिखा आदमी भी उसको नहीं समझ सकता। यानी कि वो शुद्ध जो है फारसी निष्ठ भाषा है। इसी तरह से हिंदी जैसे हमने कहा कि निराला का उपन्यास, वह आम आदमी, आम शिक्षित व्यक्ति निराला के उपन्यास को पढ़ के नहीं समझ सकता, इतना कठिन है वो, इतना ज्यादा तत्सम है। तो यह भी अतिवाद है, वह भी अतिवाद है। राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से प्रजा हितैषी अखबार निकाल रहे थे, उसमें शुद्ध संस्कृत के शब्द, तत्सम शब्द, उस तरह की हिंदी थी। और बनारस अखबार निकाल रहे थे शिव प्रसाद सितारे हिंद, एक ही समय, ये भारतेंदु के थोड़ा सा पहले की बात है, भारतेंदु उस समय पढ़ते थे दोनों अखबार। तो एक तरफ शुद्ध संस्कृत निष्ठ भाषा, एक तरफ जो है फारसी निष्ठ भाषा, लिखे थे दोनों देवनागरी में, निकालते थे देवनागरी में, लेकिन भाषा उनकी फारसी निष्ठ, इनकी भाषा। भारतेंदु जी ने कहा कि दोनों नहीं चलेगी। भारतेंदु जी ने जिस भाषा की बुनियाद रखी, उसी के उत्तराधिकारी हम हैं, वही हिंदी आज चल रही है। वह हिंदी क्या थी? न इस पोल पर जाएंगे, न इस पोल पर जाएंगे, मध्यमार्गी। हम जो है वह भाषा लेकर आएंगे जो एक शिक्षित व्यक्ति समझ ले। तो उसमें अरबी फारसी के भी शब्द आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, संस्कृत के भी शब्द आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अरे हम तो देखते हैं उर्दू को आप अलग कैसे कर देंगे? सवेरे उठते हैं तो सुबह उठते हैं आप, फिर नाश्ता करते हैं आप, तो आपके घर में जो भी चीजें हैं सब विदेशी। जैसे यही हम बैठे देखें, ये सोफा है, विदेशी शब्द है। यह सेंट्रल टेबल है, विदेशी शब्द है, अंग्रेजी से आया। ये कैमरा है, यह बेड है। हम क्या बोल रहे हैं? हम सारे शब्द विदेशी बोल रहे हैं। ध्यान रखिए, आप डाइनिंग टेबल बोल रहे हैं, प्लेट ले आओ, प्लेट बोल रहे हैं। ताला चाबी पुर्तगाली शब्द है। गोभी हम खा रहे हैं, गोभी जो है पुर्तगाली शब्द है। इस हमारे भाषा में विदेशी शब्द इस तरह घुल मिल गए हैं, जैसे पानी और चीनी मिला दिया जाए और शरबत बना दिया जाए। शरबत भी हिंदुस्तानी शब्द नहीं है, हिंदुस्तानी शब्द तो है लेकिन हिंदी फारसी नहीं है, फारसी से है। और कमाल यह है उर्दू का कि एक फारसी शब्द आया और एक हिंदी शब्द आया, और दोनों ऐसे मिले कि वह, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं थानेदार, ये दार जो है ना उनका प्रत्यय है फारसी का। थाना हमारा है, थानेदार हम बोलते हैं, दरोगा बोलते हैं, ये सब फारसी का है। हम बोलते हैं शादी ब्याह, विवाह हमारा है, शादी उनकी। क्या रंग पानी है, रंग उनका है, पानी हमारा है। देख रहे हैं कैसे शब्द जो है आ रहे हैं। तो ऐसे युग्म बन गए शब्दों के, विदेशी शब्दों के, कि आप उनको किसी तलवार से काट के अलग नहीं कर सकते। मतलब वो मिश्रण नहीं हुआ, वो कंपाउंड बन गया। कंपाउंड बन गया है।
तो भाषा जो आम जनता कहा जाता है कि भाषा जनमानस की फैक्ट्री में तैयार होती है। जी पहले पुराने लोग कहते थे कि भाषा ऊपर वाला देता, नहीं, जनता का उत्पाद है, जी सामाजिक उत्पाद है भाषा, और जनता उसका निर्माण करती है, वहीं से एक रचनाकार लेता है जी। और उसको परिष्कृत करके कुछ चीजें जोड़ता रहता है वो, तो उसको हम अलग नहीं कर सकते। इसलिए उर्दू जैसे आपने कहा कि खत्म हो रही है, उर्दू खत्म नहीं होगी जी। उर्दू का स्वरूप थोड़ा बदलेगा। उर्दू कठिन होती जा रही तो डिपार्टमेंट उर्दू हो गया तो वहाँ उर्दू कठिन है, जी डिपार्टमेंट हिंदी है तो वहाँ शुद्ध हिंदी हो सकती है। जी लेकिन हिंदी और ये जो फारसी और संस्कृत घुल के जो भाषा बनी है, जी जिसको हम उर्दू बोलते हैं, जिसको गांधी जी हिंदुस्तानी बोलते थे, जी। उसको हिंदुस्तानी नाम देते थे। हिंदवी भी नाम आया किसी क्रम में। हिंदवी पहले नाम था, आमिर खुसरो ने भी हिंदवी कहा, हिंदवी तो उसने भी कहा, जी जफरनामा में भी। तो जो हिंदुस्तानी गांधी जी कहते थे उसी को जो है टंडन जी हिंदी कहते थे। जी दोनों की भाषा एक ही थी। टंडन जी भी ये मानते थे कि भाषा में फारसी शब्द हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे चीनी, चाय हम पीते हैं चीनी शब्द है, जी बिस्किट खाते हैं पुर्तगाली शब्द है, जी नाश्ता अब आप सारे शब्द तो, समोसा आप खा रहे हैं वो विदेशी शब्द है। तो इसमें तो मैंने शब्दों पर बहुत लिखा है इसमें। अच्छा। कि कौन शब्द कहाँ से आ रहा है, तो शब्दों को आप निकाल नहीं सकते। उर्दू कभी खत्म नहीं होगी, यह भाषा जो है कभी खत्म नहीं हुई, ये मेल जोल की भाषा है जी। ये कभी समाप्त नहीं होगी। और शायरी में जब बात करेंगे उर्दू की, जी तो फिराक साहब कहते थे कि उर्दू भाषा नहीं है जी शायरी की, उर्दू जो है शैली है। और वो कैसे, उन्होंने उदाहरण दिया कि सारे शब्द आप हिंदी के रखें, हाँ और शैली जो है बदल दीजिए, हाँ। थोड़ा फारसी से वो शैली अडॉप्ट कर लीजिए तो वो शायरी बन जाएगी। तो उन्होंने उदाहरण दिया जी आरजू लखनवी का, जी तारा टूटते सबने देखा पर यह नहीं देखा एक ने भी, किसकी आंख से आंसू टपका, किसका सहारा छूट गया। क्या बात। सारे शब्द हिंदी के हैं, सब यहीं के हैं। हाँ गालिब का उन्होंने उदाहरण दिया कि बोझ वो सर से गिरा है कि उठाए न उठे, काम वो आन पड़ा है कि बनाए न बने। क्या बात। एक भी शब्द बाहरी नहीं है, सब हिंदी का है, लहजा केवल जो है उर्दू का। तो कहते हैं उर्दू तो एक शैली है, और बाद में जो है सरकारी जो नीति बनी हमारे यहाँ, तो उर्दू को हिंदी की एक शैली ही माना जाता है। जी, तो वही मौसेरी बहने वाली बात है। अच्छा, ये बड़ा इत्तेफाक ऐसा रहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कम पढ़ा लिखा होना ज़रा अच्छा होता है। हम लोग टेक्निकल एजुकेशन वाले, एक मंच पे हमने कहीं कहा था कि काफ़ी जो है मुशायरा एंड कवि सम्मेलन दोनों मिक्स था, तो हमने एक बात कही कि मुझे फ़क्र है कि मुझे उर्दू नहीं आती। अब सोचे लोग कि साला कम्युनल बात करेगा। और फिर मैंने कहा कि मुझे फ़क्र है कि मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे वही भाषा आती है जो आपको आती है। और अभी जब आप उदाहरण दे रहे थे तो उसी क्रम में जो है हमने देखा कि दोहे थोड़े से शुष्क होते हैं, थोड़े से जो है जो गज़लों की रोमानियत हमने वो तो नहीं जानता कि क्रम क्या है, तो हमने उसको ये सोचा कि गज़लों की जो रोमानियत है अगर हम प्रेम के दोहे कहें तो उसमें क्यों नहीं आ सकती। तो वही वाली बात जो आपने कहा कि जो है कहिए हिंदी में, लहजा आप अपना वो उर्दू वाला या जो है पर्शियन वाला आप रख लीजिए। तो अनजाने में ऐसे ही हुआ। मैंने भेजा था उसे नन्हा एक गुलाब, उसने वापस कर दिया भरा टोकरा ख्वाब। तो वही बात लाने की कोशिश थी और अनजाने में थी। आपने आज बताया और आया जो है, रब ने रखा फासला हर उंगली के साथ और उसी ने भर दिया देकर तेरा हाथ, और उसी ने भर दिया देकर तेरा हाथ। तो सब
आपका स्वरूप क्या है कविता का, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी इस कविता में जी फारसी शब्द हैं, हाँ गुलाब है, ख्वाब है, रब है, जी फासला है, जी तो फारसी शब्द है। लेकिन ये इतने हमारे में घुल मिल गए हैं हमारी, कि ये जो है एक रंगत पैदा कर देते हैं, एक प्रभाव छोड़ देते हैं। तो यही भाषा जो है, इसी को हम उर्दू कहते हैं। जी उर्दू कोई अलग भाषा नहीं है। हाँ, उसको फारसी निष्ठ बना दीजिए तो अलग हो जाएगी। हाँ, तो संस्कृत हिंदी निष्ठ बना को भी दीजिए तो ये संस्कृत भी- निष्ठ बना ये दीजिए भी तो अलग हो जाएगी। तो अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है भैया कि हम लोग थोड़ा सा लाइटर नोट पे आपको आपके जो है ऊंचाई से उतारना पड़ेगा नीचे, क्योंकि लाइटर नोट पे भी थोड़ी सी बात जरूरी है आम लोगों के लिए। तो कई बार हमने ये देखा है कि जैसे आप आज भी कोई टेंडर नोटिस पढ़ा लिए, तो टेंडर नोटिस में आप या कोई सरकारी जो है कोई सूचना पढ़ा लिए जो है, एतद द्वारा घोषित किया जाता है, और हमको लगता है 99% हिंदुस्तानियों को एतद का मतलब मालूम नहीं है। ये सरकारी हिंदी, आप तो सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट भी रहे हैं, तो ये सरकारी हिंदी कब सुधरेगी? सरकारी हिंदी तो देखिए, हमारे यहाँ जब संविधान सभा ने जी हिंदी को स्वीकार कर लिया राजभाषा, जी। राजकाज की भाषा, जी तो उसके बाद जो है टंडन, वहाँ जो संविधान सभा में दो गुट थे, जी एक गांधी के प्रभाव वाला गुट था, गांधी की मृत्यु हो गई थी जी 48 में, और राजभाषा बनी है 49 में। जी। तो 1 साल तक बहसें बड़ी हुई। उस बहस का परिणाम ये हुआ कि एक गुट ये मानता था कि जो हिंदुस्तानी स्वरूप है, उर्दू और मिला जुला, उसको राजभाषा बनाया जाए। टंडन जी का जो गुट था, कहा कि नहीं, कम से कम जो है फारसी एकदम बाहरी करिए, कम से कम जो है कोशिश करिए कि जो है हम शुद्ध हिंदी करें, उसको जो है हिंदी। जीत गया इन्हीं का गुट। उसमें सेठ गोविंद दास थे, संपूर्णानंद थे, ये सब लोग जो है गुट था इनका। और उधर जो है राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी का गुट अलग था। गांधी जी की मृत्यु हुई। साउथ के सारे नेता जो गांधी जी के साथ थे, अब हिंदी के विरोधी हो गए थे, जी तो उन्होंने जो है उसके पक्ष में वोट ही नहीं दिया, गांधी वाले के पक्ष में। जी तो इनका जो है पक्ष जीत गया। जी। अब उसके बाद जो है राजभाषा समितियां जब बनी, तो राजभाषा समितियों में शब्दकोश बनाने की जिम्मेदारी दी गई। जी और शब्दकोश जो बनाए गए वो इतना शुद्ध करने की कोशिश कर दी गई कि वो बिल्कुल आम आदमी से कट गए। जी अब उदाहरण के लिए देखिए, सरकारी भाषा की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक विभाग ने दूसरे विभाग पीडब्ल्यूडी को लिखा पत्र, जी। और उसमें इतना शुद्ध लिख दिया कि उनको जो है ट्रक 4-5 ट्रक जो है वज्रचूर्ण की मांग कर दी। वो पत्र में लिखा था वज्रचूर्ण, हाँ, 5 ट्रक वज्रचूर्ण चाहिए। अब वो जो है 5 ट्रक वज्रचूर्ण समझे नहीं, तो वो बड़े बड़े पत्थर जो है, मोटा मोटा गिट्टी जो है भेज दिए। हाँ। तो सोचे कि वज्रचूर्ण ये भी है। बालू अब वो मांगे थे बालू। बाद में फिर जो है पत्र पे, और भाई आप जो लिखेंगे वो हम देंगे। अब इसी पर जो है दोनों विभाग जो है, हाँ, तो ये है हमारा जो है। और उसमें डॉक्टर रघुवीर ने जो शब्दकोश बनाया है, जी आप उसको अगर आप देखें, डॉक्टर रघुवीर जो है इसमें आरएसएस के वो थे, जी अध्यक्ष कभी रहे, और उन्होंने जो शब्दकोश बनाया है, बहुत काम किया है। बहुत तो अच्छे, संसद जैसे संसद है, उन्हीं का दिया हुआ शब्द है। जी कुछ तो ऐसा उन्होंने बनाया है जो प्रचलित हो गया, बहुत अच्छा लगा। जी और लेकिन कुछ इतना कठिन कर दिया, इतना कठिन कर दिया कि टाई को लिख दिया कंठ लंगोट, और इस तरह का बहुत इतना कठिन कर दिया रेलगाड़ी कि वो आम लौ- आदमी जो है उसको लौ स्वीकार नहीं कर पथगामी पाया। हो गया। हाँ, इस तरह के बहुत, उनका अब शब्दकोश पढ़ लें जी। तो उसको पढ़ने पर हंसी भी आती है। अच्छा सर, 80 साल होने जा रहे हैं हम लोग को स्वतंत्र हुए, और हिंदी में काम करो। हिंदी दिवस मनाया जाएगा बहुत जल्दी, और जब हम लोग ये पॉडकास्ट रिलीज़ करेंगे तो हिंदी पखवाड़ा में रिलीज़ करेंगे, क्योंकि इतने बड़े भाषाविद से बात करें और हिंदी पखवाड़ा को जो है हम लोग तीर्थ न बना दें तो फिर थोड़ी सी कमी रह जाएगी कहीं न कहीं शब्द रंग की ओर से। तो
80 साल के आसपास पहुंच रहे हैं और हिंदी पे जोर मारा जाता है, हिंदी की तमाम पखवाड़ा चलेगा ये हिंदी का, और सब कुछ मिला के क्या हम हिंदी का एक पैसे का भला कर पाएंगे जब तक कि हम सरकारी ट्रांसलेशन की किताब को उठाकर फेंक न दें और नए सिरे से हम लोग जो है शब्दकोश का निर्माण न करें। क्या हम शब्द रंग की ओर से और आपका अगर समर्थन मिले तो क्या हम लोग ये संदेश ऊपर तक पहुंचा नहीं सकते कि एक तो देखिए भाषा का जो क्षरण हो रहा है, जो संसदीय भाषा की जो हम लोग बात करते थे, आज संसदीय भाषा का स्तर क्या हो गया है। संसद में क्या बोला जा रहा है, संसद के बाहर क्या बोला जा रहा है। क्या चोर शब्द संसदीय है? संसद के अंदर बोला जा रहा है। जब कभी किसी का वाद विवाद होता था तो लोग बोलते थे आपस में कि संसदीय शब्दों का प्रयोग करें। तो अगर यही संसदीय शब्द है तो क्या हम आम बोलचाल की भाषा में या आम वार्तालाप में अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो कुछ दिन बाद ऐसा नहीं होगा कि लोग कहेंगे कि संसदीय भाषा का प्रयोग ना करें। देखिए, संसदीय भाषा तो नहीं, पहला सर नए सिरे से नहीं, वो आप पहले हमको ये ट्रांसलेशन वाला हिंदी अगर नहीं ऑफिसेज में आज भी 70-80 साल के बाद अगर कोर्ट में हिंदी नहीं चल पा रही है और अगर जो है सरकारी कामकाज में हिंदी नहीं चल पा रही है तो उसका जिम्मेदार वही ट्रांसलेशन है। तो क्या इसको बदले जाने की आवश्यकता नहीं? इस पे सर पहले अपनी टिप्पणी देखिए सरकारी नीति क्या है पहले उसको समझिए। भाषा को लेकर क्या सरकारी नीति है? आईएएस का पेपर इंग्लिश में बनेगा जी, और वहाँ लिखा रहेगा इंस्ट्रक्शन में कि जब किसी शब्द पर कोई विवाद हो तो अंग्रेजी का मूल जो है उसको मूल माना जाएगा जी, यानी हिंदी वाले को नहीं माना जाएगा, कन्नड़ में नहीं माना जाएगा, अंग्रेजी इंग्लिश में तैयार होता है वो पेपर जी। जो हमारे बिल बनते हैं संसद में जितने भी कानून जो भी बनता है बिल, हाँ, वो सब इंग्लिश में बनता है। हिंदी अनुवाद के लिए बाद में दिया जाता है। हमारा संविधान बना इंग्लिश में जी, उसका हिंदी अनुवाद बाद में आया। हिंदी अनुवाद तो कोई समझ ही नहीं पाता है। जी, हिंदी अनुवाद को बेयर एक्ट जब लड़के पढ़ते हैं लॉ वाले जी, तो बेयर एक्ट समझ में नहीं आता हिंदी का, जी। इंग्लिश आसान होती है उसकी। नहीं, इसीलिए भैया छोटे इंस्टीट्यूट के थोड़ा सा सॉरी जो है, इसीलिए छोटे इंस्टीट्यूट से जो लोग लॉ पढ़ते हैं और जिनको अंग्रेजी नहीं आती है प्रॉपर ढंग से, तो वो लोग लॉ पढ़ने के बाद एलएलबी की डिग्री ले लें, एलएलएम की डिग्री ले लें, तो अंग्रेजी के अभाव में वो पूर्णतः एडवोकेट बैरिस्टर कभी बन ही नहीं पाते हैं। हाँ, तो देखिए वो और जो सरकारी कहते हैं वकालत नहीं चलती तो इसीलिए नहीं चलती कि आप पढ़ ही नहीं पाते। वो मैं उसी पर कि सरकारी नीति क्या कहती है। हमारी सरकारी नीति है कि आप हायर लेवल पर जुडिशरी सारा डिसीजन इंग्लिश में देगी, पिटीशन फाइल होगा इंग्लिश में जी, जो मुवक्किल है बेचारा उसको पता ही नहीं है कि उसके पिटीशन में क्या लिखा है, जजमेंट में क्या आया है, उसको नहीं पता है। लड़का जा रहा है साइंस पढ़ने तो साइंस में सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है जी, अब वो हिंदी मीडियम का लड़का वहां जाकर जो है वो लड़खड़ाने लगता है। जी, सारा जो साइंस इंग्लिश में, जितने अकाउंटेंसी इंग्लिश में, कॉमर्स लॉ इंग्लिश में, जी, सब कुछ इंग्लिश में है। ओरिजिनल इंग्लिश है, हिंदी उसका अनुवाद भले हो जाएगा। जी, इसी तरह से हायर ब्यूरोक्रेसी हमारे संविधान में व्यवस्था है कि उत्तर भारत के राज्य दक्षिण भारत के राज्यों से जब पत्र व्यवहार करें तो इंग्लिश अनुवाद सबसे पहले रखा जाए, इंग्लिश का वर्जन सबसे पहले, उसके बाद जो है कन्नड़ से अगर कर्नाटक से पत्र व्यवहार कर रहे हैं तो कन्नड़ में अनुवाद भी उसके साथ रहेगा, लेकिन इंग्लिश ऊपर रहेगी। जी, समझ रहे हैं ना? तो हमारी सरकारी नीति ये कह रही है कि हम अभी इंग्लिश को प्रमुख राजभाषा के रूप में अभी भी हम देख रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं आईएएस का पेपर जैसे हमने बताया तो उसमें लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन कि इंग्लिश को मूल माना जाएगा। जी, तो आप अपने एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश को बनाए हुए हैं, बिल और ड्राफ्ट जो बनते हैं वो इंग्लिश को बनाए हुए हैं।
आपका जो जुडिशरी है वो इंग्लिश को बनाए हुए जी। है, हायर लेवल की जो नौकरशाही है वो इंग्लिश में ही सारा काम करती जी। है। आप डॉक्टर की पर्ची दवा लिख दे, पता नहीं चलता है कि क्या लिखा है वो जी। उसको आम आदमी तो समझ ही नहीं पाता है। तो जब ऐसी व्यवस्था हम अपने देश में देख रहे हैं, जी। तो ऐसे में हिंदी के बारे में आप क्या कह सकते हैं दावे के साथ कि क्या है? नहीं तो सर कहीं ना कहीं तो इससे ये सिद्ध होता है, जितने उदाहरण आपने दिए इससे तो कहीं न कहीं ये सिद्ध होता है कि हिंदी हमारी इस लायक भाषा ही नहीं बन पाई अभी तक कि उसके अंदर हम जुडिशरी का काम कर सकें, उसके अंदर हम जो है विज्ञान पढ़ सकें, उसके अंदर हम अकाउंट्स पढ़ सकें। तो ये तो सर सरकार की नीतियों की बात नहीं है, क्योंकि सरकार को भी लगा कि हिंदी के अंदर अगर हम चाहें भी तो भी ये नहीं कर सकते, तो फिर हल वही। नहीं नहीं नहीं, दुनिया का इतिहास मैं बता रहा हूँ आपको। जी। ऐसा नहीं है कि हिंदी हमारी उस लायक नहीं है, नहीं, हिंदी उस लायक है और पूरी तरह उस लायक है। जी। हुआ क्या कि जैसे हम बचपन में पढ़ रहे हैं कि हमारा शरीर जो है जी। वह उत्तकों से बना हुआ है, उत्कों से कोशिकाओं से बना हुआ है। तो कोशिका शब्द हमने बचपन में पढ़ा, जी। उत्तक शब्द पढ़ा कि कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बनते हैं। हाँ। हिंदी मीडियम में यही पढ़ाया गया। जब हायर लेवल में बच्चा जाता है तो उसको पता, अब कोशिका की जगह सेल पढ़ेगा, सेल पढ़ेगा, उत्तक की जगह टिश्यू पढ़ेगा वो। टिश्यू पढ़ेगा। तो जब वो बचपन में पढ़ा कि कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बनते हैं, उत्तकों के मिलने से अंग बनते हैं, अंगों के मिलने से तंत्र बनता है, सिस्टम बन, अब वो बदल जाएगा वहाँ। नहीं वहाँ सर अगर हम जो है टिश्यू का नाम टिश्यू रख दें, ऊतक का नाम सेल रख दें, शरीर रचना विज्ञान को हम फिजियोलॉजी ही कह दें, तो व्याकरण अगर जो है इतने कठिन कठिन हमको जो है अनुवाद, जो मैं बार बार स्टिक कर रहा हूँ कि इन अनुवादों को अगर हम, जैसे हम लोग सारी भाषाओं को एडाप्ट कर रहे हैं ना, तो हमको सरकारी काम में ही इतना शुद्ध हिंदी क्यों चाहिए, या पढ़ाई लिखाई में ही हमको इतना शुद्ध हिंदी क्यों चाहिए? अगर हम लोग हिंदी दिवस पे ये सोचें कि हिंदी को जो है आपने एक नदी बना के रखा हुआ है, अगर हम इसको सागर बना दें तो क्या बुराई है? अगर कामकाज की भाषा जो है हिंदी को बनना है तो अंग्रेजी मिश्रित हिंदी को, और कालांतर में ये भी कंपाउंडिंग हो जाएगी। अरे हो चुकी है, लेकिन सरकार नहीं मान रही है ना। आप जाइए तो लिखा रहेगा, मिठाई की दुकान थोड़ी लिखी है, वहाँ स्वीट हाउस लिखा है, स्वीट हाउस लिखा है। वहाँ जो है हेयर कटिंग सैलून लिखा हुआ है, वहाँ जो है कारपेंटर लिखा हुआ है। तो सर वो आम आदमी भी जो है वो लिख रहा है दुकानों पर। तो जनता ने स्वीकार कर लिया, तो सरकार साहब हमारे जो है इस हिंदी दिवस में प्रार्थना सुनिए, और हम लोग को जीते जी जो हिंदी दिवस आए, कोई न कोई एक ऐसा हिंदी दिवस आए कि ये जो अनुवाद है और ये जो ट्रांसलेशन है, इसको कृपा करके 80 साल पुरानी हिंदी को हटाइए और आधुनिक हिंदी में ले आइए। आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की भी भाषा यही बनेगी, हाई कोर्ट की भी भाषा यही बनेगी। चाइनीज तो अंग्रेजी में नहीं पढ़ता है विज्ञान, तो हम लोग हिंदी में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? उसका एक और कारण जी। देखिए, गांधी जी ने कहा था एक बार कि यदि मैं तानाशाह होता, वो बहुत बढ़िया कोटेशन है उनका, जी। कि यदि मैं तानाशाह होता तो मैं सरकारी आदेश निकालता कि आज से कि 1 साल के अंदर सभी अधिकारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो 1 साल में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। ये गांधी जी ने कहा। इजराइल ने इसी को लागू किया जी। 48 में इजराइल जब स्वतंत्र हुआ तो उसने जो है, वहां की भाषा तो अंग्रेजी हो गई थी क्योंकि अंग्रेजों का कब्जा था जी। इजराइल ने अपना बनाया देश, और तमाम यहूदी वहाँ दुनिया भर से भागे थे, वो भी आ गए। यहूदियों की पुरानी भाषा हिब्रू को जी उन्होंने खोजा, पुराने लोगों से लिखवाया, पुराने ग्रंथों से सीखना शुरू किया, और उन्होंने, सरकार ने आदेश जारी किया
कि हिब्रू ही राजभाषा होगी और समस्त काम, शिक्षा पूरा हिब्रू में होगा। जापान ने वो किया, सारा काम जापानी में। चाइना जो आप कह रहे हैं तो वहाँ आदेश है चाइनीज का, हमारे यहाँ इस तरह का आदेश नहीं दे सकते। हमारे यहाँ इस तरह का आदेश हो भी नहीं सकता था, नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता था कि हम जो है सोच अंग्रेजी में रहे थे, फिर उसको हिंदीकरण उसका कर रहे थे। और जबकि हिब्रू में भी एटम एटम है, वहां परमाणु नहीं है, अणु नहीं है, वहां पे पेंडुलम पेंडुलम है, लोलक नहीं है। तो अगर हम भी जो है हिब्रू को वो लागू इसलिए कर पाए कि उन्होंने इंग्लिश के वैज्ञानिक शब्दों को एज इट इज एडाप्ट कर लिया। नहीं, ये भी कारण था, दूसरा भाषाई विवाद नहीं था ना। अब आपका तमिल वाले हल्ला मचाना शुरू कर देंगे, कन्नड़ वाले हल्ला मचाएंगे, बंगाल वाले हल्ला मचाएंगे। तो वहां तो हिब्रू में दिक्कत भी नहीं थी, जापानी में दिक्कत नहीं है, एक ही भाषा है, दिक्कत नहीं है, तो चाइनीज में भी दिक्कत नहीं, मंदारिन भाषा है, हर जगह वो लागू कर देते हैं। हमारे यहाँ तो भाषाई विवाद भी है ना, और भाषाई विवाद को उस पर रोटी सेकने वाले लोग भी हैं, राजनेता भी हैं। वो अपनी अपनी भाषा में काम करें, लेकिन जो आधा भारत है वो तो हिंदी भाषी है। आधा नहीं, गांधी जी के समय आपको बताएं, गांधी जी जब थे उन्होंने हिंदुस्तानी का प्रचार किया था और हिंदुस्तानी को चाहते थे कि वही जो है राष्ट्रभाषा बने। उनके जो समधी राजगोपालाचारी थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, 1929-30 की बात है, उन्होंने अपने पूरे मद्रास में हिंदी को अनिवार्य भाषा बना दिया था जी। और हिंदी का प्रचार प्रसार खूब किया। और वहां पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 में खुल गई थी जी। और यही देवदास गांधी को जो है भेजा गया और देवदास गांधी ने जो है वहाँ पर हिंदी के लिए बहुत काम किया। गांधी जी के बेटे, उनकी शादी बाद में उनकी लड़की से, राजगोपालाचारी की लड़की से हुई। पूरा चेन्नई, ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी मैंने आज का तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु क्या और भी ज़्यादा, आंध्र प्रदेश का बड़ा हिस्सा प्रेसिडेंसी में था। वो लोग जो है हिंदी बोलते थे, लिखते थे, सब कुछ करते थे और शिक्षा का माध्यम भी जो है उन्होंने बना दिया। गांधी जी की जो ही हत्या हुई, दक्षिण भारत के सारे नेता, मोटवी सत्यनारायण या दुर्गाबाई देशमुख, ये राजगोपालाचारी, ये सारे लोग जो है हिंदुस्तानी के खिलाफ हो गए। गांधी जी के मरते ही वे लोग जो हिंदुस्तानी के पक्ष में थे वो हिंदुस्तानी के, और जब ये बात संविधान सभा में आई कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाएगा, उन लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया, कहा नहीं होने देंगे। तब जो है मजबूरी में, अब नेहरू जी की सरकार, इन्होंने मजबूरी में जो है 15 साल बाद जो 63 का अधिनियम है, राजभाषा अधिनियम, उसमें उन्होंने यह डाला कि अंग्रेजी यथावत राजभाषा बनी रहेगी जी। और तब तक बनी। अब फिर जो है उसको अमेंड किया 67 में, अधिनियम को अमेंड किया। उन्होंने कहा कि अगर इसको बदला जाएगा तो समस्त राज्यों की सहमति से ही बदला जाएगा। हिम्मत नहीं है किसी को जो बदला है न जा सके। नहीं, हाँ, अब बदला ही नहीं जाएगा। हाँ, नहीं, चलता रहेगा। विषय ये नहीं है। विषय सर ये है कि अगर हम लोग हिंदी को इस लायक बना दे, और लायक है हिंदी, हम लोग तो बोल ही रहे हैं, हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी हिंदी भाषी जो है अपने आप बात कर सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है। लेकिन अगर अनुवाद को कुछ सरल किया जा सके तो सरकारी भाषा, सरकारी चिट्ठी आपस में, कम से कम एक आम आदमी के पास सरकारी चिट्ठी आ जाए हिंदी वाली, तो समझ तो सके कि क्या करना है हमको। देखिए एक बात बताएं जी, ये तो सरकारी तंत्र का काम है जी। आज हिंदी की स्थिति क्या है वैश्विक स्तर पर, इसको भी जानना चाहिए जी। वैश्विक स्तर पर बिना सरकारी प्रयास के मैं बता रहा हूँ जी, हमारी हिंदी फिल्मों ने जी, झंडा गाड़ रखा है पूरी दुनिया में। दूसरा, ये जो हमारा डायस्पोरा है, जो हिंदी के लोग जो विदेशों में गए हैं, जी, आपस में हिंदी में कन्वर्सेशन करते करते, जी, दुनिया के बहुत सारे देशों में जो है हिंदी। और इस तरह से जो आंकड़ा, जयंती प्रसाद नौटियाल ने एक आंकड़ा निकाला है, बहुत, उन्होंने भाषा पर ही काम किया था ज़्यादा, उन्होंने और परमानंद पंचाल ने, इन लोगों ने जो डेटा निकाला है, उन्होंने निकाला कि जो हम पढ़ते हैं कि सबसे नंबर 1 बोलने वालों के हिसाब से चीनी है,
दूसरे नंबर पर अंग्रेजी और तीसरे नंबर पर हिंदी है, जी। यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के डायस्पोरा का सबका जनसंख्या निकालकर उन्होंने ये दिखाया कि हम जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी का स्वरूप अलग अलग है। पूरे टोबैको, ट्रिनिडाद, हाँ, उसको मॉरिशस, भोजपुरी ले ये लीजिए, सब बोलियों को include हाँ, कर सबको इंक्लूड किया। इंक्लूड करने के बाद जो है उन्होंने बताया कि हमारी हिंदी अंग्रेजी और चाइनीज से भी ज्यादा बोली जा रही है जी। इस समय। और उन्होंने जो आंकड़ा निकाला कि मंदारिन की जो है 16 प्रारूप हैं। जी। हमारे यहाँ जैसे बहुत सारी बोलियां अलग अलग जी। हैं, सबको मिला। जैसे मराठी जो है हमारी एक ही रूट से निकली हुई है, मराठी, गुजराती, जी। ये जैसे है आपका बांग्ला। जी। बांग्ला जो है वह मागधी से निकला हुआ है, मागधी अभ्रंश से निकला हुआ है। बांग्ला, उड़िया, असमी और बिहारी की ये जी। मगही और मगही जो भाषा है, भोजपुरी, जी। ये सब मागधी अभ्रंश से निकले हैं। जी। इसी तरह मराठी अभ्रंश, तो रूट एक ही है सबका। जी। इनको सबको मिला दीजिए ना, तो सबसे नंबर 1 जो भाषा है दुनिया की, सबसे बड़ी भाषा, वो हमारी हिंदी है। ये नए आंकड़े बता रहे हैं जी 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 कि हिंदी नंबर 1 आ गई है। जी। और दूसरा काम जो है प्रकारांतर से, जी ये जो मोदी जी हर जगह हिंदी बोल रहे हैं ना, जी दक्षिण भारत की सीतारमण हिंदी बोल रही है ना, जी बहुत सारे लोग हिंदी बोलने लगे हैं और दक्षिण भारत में भी प्रचार कर रहे हैं तो हिंदी बोल रहे हैं। जी इन सब चीज़ों का एक परोक्ष प्रभाव ये पड़ रहा है कि पूरे देश के लोग हिंदी को समझने लगे हैं। हाँ, कम से और कम मैं जो बोल नहीं पाता वो भी समझ रहा है। वो भी। और एक बहुत ही मजेदार बात है कि 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज खुला, जी। और सिर्फ इसलिए खुला कि यहाँ के बच्चों को हिंदी उर्दू पढ़ाई जाए। जी। वे उन बच्चों को, उन विद्यार्थियों को जो सिविल सेवा में जा रहे हैं, सिविल सेवा का ट्रेनिंग कॉलेज था वो, जी फोर्ट विलियम कलकत्ता। जी वहां पर पढ़ा हुआ एक लड़का, और प्रोफेसर कौन थे? गिल क्राइस्ट, जी हिंदुस्तानी डिपार्टमेंट के हेड। तो उनका पढ़ाया हुआ एक बच्चा चार्ल्स मेटकाफ, जी जब वो रेजिडेंट बन गया तो उसने एक पत्र लिखा इनको जी कि गुरुजी को अपने पत्र कि आपने जिस भाषा में हमको शिक्षा दी, मैं जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में गया, कुमायूं के पहाड़ों से लेकर नर्मदा के घाटियों तक और उधर असम से लेकर लाहौर तक, मैं जहाँ जहाँ गया मैंने इसी भाषा का प्रभाव देखा। उस समय वो कह रहा है 1808-6 में, जी उस समय कह रहा है कि हिंदी का कितना बड़ा प्रभाव है। और उसी के बाद जो है गांधी ने जो अभियान चलाया, जी बहुत सारी संस्थाएं उन्होंने खोली, दक्षिण भारत में प्रचार किया। तो काम तो हिंदी, बहुत काम अंडरग्राउंड होता है। सरकार तो जो करती है वो करती ही है। सरकार का काम जो है उतना तेज नहीं है जितना समाज का काम होता है। जी भाषा सामाजिक उत्पाद है और भाषा सामाजिक उपादानों के माध्यम से ही अपना आकार बढ़ाती है और यात्रा करती है। तो समाज अपना काम कर रहा है, पूरी दुनिया में फैला हुआ ये समाज। तो हिंदी का वर्चस्व धीरे धीरे आ रहा है। अब ये है कि भाषा ही थोड़ा सा हमारे यहाँ राजनीति है, विवाद है। जी ये गृह मंत्री जब बने, हमारे अमित शाह जी जी जब गृह मंत्री बने दूसरे कार्यकाल में, मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में जब गृह मंत्री बने, तो इन्होंने एक बयान दिया कि हम हिंदी के उत्थान के लिए और उसको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जी आंदोलन वहां शुरू हो गया, बंगाल शुरू हो गया, साउथ और यहाँ शुरू हुआ। तीसरे या चौथे दिन फिर इन्होंने बयान को सुधारा, जी कहा कि हम कोई भी भाषा को राष्ट्रभाषा या देश के संपर्क भाषा बनाने के लिए सबकी सहमति से काम करेंगे। यानी लीपापोती इनको भी करना पड़ गया। वही लीपापोती जो नेहरू जी ने अपने समय में किया था कि हम सबकी सहमति, वो तो अधिनियम में ही संशोधन कर दिए कि सबकी सहमति से ही, सारी विधानसभाओं की सहमति से ही हम हिंदी को पूर्ण राजभाषा का दर्जा देंगे। यानी अंग्रेजी हटाने का मतलब है कि सबकी सहमति, तो न सहमति होगी न हटेगी, न अंग्रेजी हटेगी। तो जिसको पटरानी बनना चाहिए था वो चेरी बनी हुई है, और अंग्रेजी को बाहर होना चाहिए था वो पटरानी के पद पर बैठी हुई। चलिए मध्य मार्गी रास्ता निकालते हैं। एक मेरा दोहा है,
सरस्वती की देह पर हर बोली है अंग, हर भाषा है अंग, और हर बोली पर चोट से माही हुई अपंग। तो हम लोग सब भाषा को स्वीकार करें और सब भाषा को फलने फूलने दे, समृद्ध होने दे। और हमारी हिंदी शब्द रंग की ओर से हिंदी दिवस के पखवाड़े में सरकार से ये अपील है कि सरकार साहब थोड़ा सा अनुवाद को ऐसा कर दीजिए कि एक दिन ऐसा आए कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जहाँ पे विरोध नहीं है हिंदी का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदी में सुना दिया जाए। और ऐसा तब होगा जब शब्दावली के ट्रांसलेशन की विसंगतियां दूर करके आसान शब्द जैसे हम लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमारी फिल्में बोलती हैं, जिनके गाने जो है पूरे विश्व में छा गए हैं। साउथ अफ्रीका में भोजपुरी गाने पे डांस करते हैं शादियों में। तो ऐसा समय आएगा, लेकिन सरकारी कामकाज में जब तक आप नहीं चेतेंगे तब तक सरकारी कामकाज नहीं हो पाएगा। आप पैन इंडिया मत कर पाएंगे तो ना कर पाइए, जहां कर सकते हैं वहां उत्तर प्रदेश में तो ऐसी हिंदी ला दीजिए कि हम हिंदी में पढ़ सके सरकारी आदेश। एक टेंडर डॉक्यूमेंट पढ़ने वाला अगर पढ़ के दिखाए हिंदी में और समझ जाए कि क्या होता है, हजारों लोग से पूछिए कि एतद द्वारा करके आप जो लिखना शुरू करते हैं, व्हाट इज एतद। अगर किसी हमारे जो है पॉडकास्ट जब चलेगा तो कमेंट में आप लोग लिखिएगा कि कितने लोग एतद का मतलब जानते हैं। मैं तो नहीं जानता। नमस्कार, जय भारत, जय हिंदी, जय हिंदी दिवस।